बच्चे एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल बच्चियों के साथ अनैतिक कृत्य करता रहता था, परेशान करता रहता था। उन बच्चियों ने अपने माँ बाप को कहा, माँ बाप ने वहाँ प्रशासन पुलिस सबको कहा, किसी ने नहीं सुनी। और फिर आखिर में उन लोगों ने वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर जी को और होम मिनिस्टर जी को वहाँ पर पत्र लिख करके अपनी आप बीती बताई। जब वहाँ उनके ऊपर एक्शन हुआ, उस जो है प्रिंसिपल को तो जेल भेज दिया गया। 142 लड़कियों के साथ उसने गलत व्यवहार किया था। ये क्या है? ये नर पिशाच है संसार के, जो बहन बेटियों की इज्जत लूटते हैं और उनको अपनी बेटी ना मान करके और उनके साथ न जाने कितने दुष्कृत्य करते रहते हैं। ऐसे ही नराधम राक्षसों को आज समाज में बदलने की आवश्यकता है। ऐसे ही ये क्यों हुआ? क्योंकि अच्छे विचार देने वाला कोई नहीं मिला। जब तक अच्छे विचार समाज में नहीं होंगे, हीन विचारधारा के साथ व्यक्ति लगा रहेगा, तब तक समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। और अपराध बढ़ेंगे और व्याभिचार बढ़ेंगे और चोरी चमारी भ्रष्टाचारी बढ़ेगी। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटा मेरा ये जो आज आंदोलन है गायत्री परिवार का विचार क्रांति आंदोलन, आप यहाँ पर मशाल देख रहे हैं, ये मशाल क्रांति की मशाल है, ज्ञान की मशाल है। जब तक हमारे अंदर ज्ञान नहीं आएगा तब तक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। आप लोगों को यहाँ जो बुलाया गया है उसके पीछे का एक ही उद्देश्य है, आप अच्छे विचारों के बीज आपके अंदर डाल दिए गए हैं। वो विचार के बीज आप यदि उसको खाद पानी देते रहे, जब कभी मौका मिलेगा तब उग आएंगे। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में पूरा मैदान बिल्कुल खाली उज्जड़ पड़ा रहता है, एक पत्ता तिनका नहीं होता है, पर जैसे बारिश होती है वातावरण मिलता है और हरी भरी कोपलें अंदर से उग आती है। उसी प्रकार से ये जो विचारों के बीज आपके अंदर डाले गए हैं, ये विचार के बीज कभी ना कभी समय आएगा और वो अंदर से प्रस्फुटित होंगे, वो ही आपके जीवन को बदल देंगे। ये विचारों की इतनी बड़ी ताकत होती है। और दूसरा, आज हमारे कई बच्चे जो है वो नकारात्मकता से पीड़ित होते हैं, आत्महीनता में आ जाते हैं। कई बच्चियों ने हमको लिख करके दिया है, दीदी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने मेरे माँ बाप को जो है छल किया है, उनको मैंने परेशान किया है और मैंने उनको धोखा दिया है। चलो इतनी समझ आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और इससे हम लोगों को बाहर आना चाहिए, हीन विचारों में बंद करके मत रहना। आपने कह दिया, भगवान को कह दिया और बिल्कुल मानिएगा कि आपका वो सब पाप ताप भगवान धो देंगे। तब धोएंगे जब आप उसके लिए प्रायश्चित करेंगे। और प्रायश्चित में क्या करना है कि आज एक बार तो मैंने गलती कर दी, पर अब दोबारा वो गलती को कभी नहीं दोहराऊंगी, तब तो भगवान हमको मुक्त कर देंगे। पर बार बार उसी गलती को करते रहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, उन नकारात्मक विचारों से अपने आप को बाहर लाना है। और जिन जिन व्यक्तियों ने समाज में कुछ परिवर्तन किया है, वो विपरीत परिस्थिति को भी अपना सौभाग्य मानते हैं। कोई विचार व्यक्ति कई कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। भगवान ने सब कुछ दिया है हमको, पर हम विपरीत परिस्थिति को अवसर कैसे बना लें। कल बहुत सारे बच्चों ने कहा, हमें बहुत मेहनत करते हैं, परीक्षा देते हैं, सफलता नहीं मिलती है। पर आपके अंदर धैर्य होना चाहिए, दृढ़ इच्छा शक्ति, दृढ़ संकल्प शक्ति होनी चाहिए। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, उसने जो है पहला बल्ब बनाने के पहले 1000 बार असफल रहे। कितनी बार? 1000 बार। तो हम तो 1000 बार असफल नहीं हुए हैं, उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। ऐसे महापुरुषों ने जिन्होंने संसार को कुछ दिया है, उन लोगों से यदि हम सीख लेंगे तो पता चलेगा। स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा कि जिन्होंने एप्पल कंपनी बनाई और उन्हीं को ही बाहर कर दिया, पर फिर भी हार नहीं माने और उन्होंने अपने बलबूते पर एक बहुत बड़ी कंपनी खड़ी करके दिखा दी। ये क्या है? असफलता में से ही सफलता का द्वार खुलता है। पर असफलता में हम क्या करते हैं? बिल्कुल दुखी, निराश, हताश होकर के सब कुछ छोड़ करके बैठ जाते हैं। ऐसा हमको नहीं करना है। तो इसके लिए करना क्या होगा? हमारे अंदर ताकत आए, हमारे अंदर वो असफलता को झेलने की सामर्थ्य आए, उसका मुकाबला करने की ताकत आए, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं एक ही बात कहूँगी कि किसी भी चीज़ के लिए हमको शक्ति की आवश्यकता होती है। और संसार में 3 प्रकार की शक्ति सबके पास है। कौन कौन सी शक्ति है?
एक तो शरीर की शक्ति, शरीर भगवान ने सबको दिया है, तो किसी में कम शक्ति हो सकती है, किसी में ज़्यादा हो सकती है। एक धन की शक्ति है, गरीब से गरीब, कंगाल से कंगाल के पास भी कुछ तो रुपया पैसा होगा। और एक होती है उनके भावनाओं, विचारों की शक्ति। एक शरीर बल, एक मनोबल और एक धन बल। आत्मबल कह दीजिए या मनोबल कह दीजिए, वो एक ही बात है। ये तीनों शक्ति, इसी को ही आप लक्ष्मी, काली, सरस्वती मान लीजिए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, पर इन सब के पीछे एक ताकत काम करती है, एक फोर्स काम करती है। और उस फोर्स का नाम क्या है? अब इस शक्ति को पैदा करने के लिए कोई साधन की आवश्यकता होती है। जैसे मैं कहूँ कि बिजली उत्पन्न करनी है, तो बिजली ऐसे ही थोड़ी उत्पन्न हो जाएगी। आप लोग साइंस पढ़े हैं कि बिजली को पैदा करने के लिए क्या करना पड़ता है? बांध बांधते हैं, ऊपर से पानी गिरता है, टरबाइन घूमती है तेजी से, और उसी से ही फिर बिजली पैदा होती है। तो जहाँ कहीं शक्ति पैदा करनी होती है, उसको तेजी से घुमाना पड़ता है, तभी जा कर के वो शक्ति पैदा होती है। उसी प्रकार से ये हवा चारों तरफ बहती रहती है, और मानो कि कभी कभी आंधी तूफान आ जाता है, तो क्या उससे आप गुब्बारा की हवा भर सकते हैं? नहीं भर सकते हैं। और उसी प्रकार से मानो कि आपके क्या कहते हैं, साइकिल है आपकी, साइकिल में आपको हवा भरनी है, और आंधी तूफान में यदि आपने रख दिया कि मेरी साइकिल का ट्यूब बढ़िया हो जाएगा, तो होगा क्या? नहीं होगा। तो उसके लिए टेक्निक की आवश्यकता होती है। तो ये जो हम शरीर, हमारे चारों तरफ प्राण शक्ति बिखरी हुई है, जिसके अंदर प्राण शक्ति ज़्यादा होगी वो बढ़िया काम कर लेगा, उसकी वाणी में ओज आ जाएगा, उसकी आंखों में तेज आ जाएगा, उसके हर क्रियाकलापों में एकदम चुस्ती स्फूर्ति दिखने लगेगी। और जिसके अंदर प्राण शक्ति की कमी होती है, वही व्यक्ति जीवन में थोड़ी हताशा, निराशा, थोड़ी शारीरिक, मानसिक हर चीज़ों से परेशान रहता है। तो आपके मन में प्रश्न उठता होगा, ये शक्ति पैदा करे तो करे कैसे? शक्ति को पैदा करना पड़ता है, और शक्ति को पैदा करने के लिए आज हमारी बहुत सारी बच्चियों को सुबह गायत्री मंत्र के बारे में बताया था। उन्होंने दीक्षा ली, और दीक्षा लेने के बाद आपके अंदर जैसे बीज हम जमीन में लगाते हैं और उसको खाद पानी नहीं देंगे तो क्या होगा? वो फलीभूत नहीं होगा। तो उसी प्रकार से आपने दीक्षा तो ले ली, पर दीक्षा के बाद यदि आपको अपने अंदर शक्ति का अर्जन करना है, आपको अपनी सामर्थ्य बढ़ानी है, चाहे वो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक या कोई सी भी शक्ति हो, उसको बढ़ाने के लिए गायत्री मंत्र का जप करना होगा। और जप कैसे करोगे? गायत्री मंत्र जब करते हैं तो एकाग्रता से करेंगे, बारंबार बारंबार रिपीटेशन करेंगे। तो वो जब बारंबार बारंबार घर्षण होता है, जब हम मंत्र बोलते हैं या अपनी वाणी बोलते हैं, तो क्या होता है? हमारी जीभ, तालु, ओठ, कंठ और शरीर के 24 ऐसे प्रक्षुप्त पड़े केंद्र है, उसके ऊपर प्रहार होता है। और प्रहार होता है तो वहाँ पड़ी हुई प्रसुप्त शक्तियों का जागरण होता है। और उसी जागरण से जो व्यक्ति अभी तक बुद्धू था, वो प्राण शक्ति आपके दिमाग में पहुंची, आपने जप किया, ऊर्जा बढ़ी, और वो प्राण शक्ति आपके मस्तिष्क में बढ़ी, तो आप बिल्कुल जो भी याद करना चाहोगे, जो भी बनना चाहोगे, वो शक्ति वहाँ काम करने लगी। यदि वही शक्ति आपके शरीर में ताकत बन करके आ गई तो आप पहलवान बन सकते हैं। और वही शक्ति यदि आपके शरीर में दूसरे किसी किस्म से आ गई तो आप वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो, चाहे जो कुछ भी बनना चाहते हैं वो ही बन सकते हैं। तो ये शक्ति का ही कमाल है। ये बिजली की शक्ति है, पर यदि ये लाइट से ही माइक चलता है, उसी से ही कूलर चलता है, उसी से ही हीटर चलता है, उसी सब कुछ चलता है। उसमें साधन उपकरण तो अपनी जगह पर है, पर पीछे की जो ताकत है उसका नाम गायत्री है। और वो गायत्री हमें कैसे करना चाहिए, गायत्री से क्या होता है? मैंने उस दिन यज्ञशाला में कहा था कि जब तक हमारे जीवन में सफलता नहीं मिलती है, यदि हम गायत्री की शरण ले तो निश्चित रूप से असफलता सफलता में परिवर्तित हो जाती है। आपने फिल्म हीरो गोविंदा का नाम सुना होगा, सुना है कि नहीं सुना है? हाँ, तो उसका यदि आप YouTube में एक वीडियो देखेंगे तो उन्होंने कहा था कि मैं शुरुआत के दौर पर जब फिल्म इंडस्ट्री में गया तो मुझे कोई भी मेरी फिल्म में साइन नहीं हो रही थी। मैं बड़ा दुखी हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा कि तू गायत्री मंत्र की दीक्षा ले और गायत्री मंत्र कर। और उन्होंने 1 साल अपने घर में बंद होकर के गायत्री जप किया।
और 1 साल के बाद उन्होंने कहा मुझे एक साथ 11 फिल्मों मैंने साइन की और वहीं से उनके जीवन का भाग्योदय हुआ। वो शांति कुंज भी आए हैं, हमारे यहाँ कई बार आ चुके हैं। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। एक हमारे वहाँ पर बच्ची आई थी मेरठ के पास की, बिल्कुल जाट गांव है, वहाँ पर लड़कियों को बाहर निकालना नहीं होता है, लड़कियों को घर में ही रखते हैं। और उसने सोचा कि मुझे तो शांति कुंज जाना है। अब पता नहीं उसके मन में कौन जन्म के संस्कार थे, क्या विश्वास था, तो उसने कहा कि एक जो भी सत्ता है, मैं 7 बार गायत्री मंत्र बोली और मुझे शांति कुंज में प्रवेश मिल गया। जब शांति कुंज में आई तो इतनी खुश हो गई, गुरुजी के समाधि के पास खड़ी होकर के कहने लगी, 7 बार, उसके 7 आंकड़े पर बड़ा विश्वास था। तो बोले मैंने 7 बार गायत्री मंत्र बोला और गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी मुझे 1 महीना रहने को मिल जाए तो कितनी अच्छी बात है, मेरे गांव वाले तो मुझे छोड़ेंगे नहीं, और आश्रम में आ गई तो और तबाही मचा देंगे। पता नहीं क्या हुआ उसकी प्रार्थना का चमत्कार, वो 1 महीने के लिए रुकी। 1 महीने रुकी तो हम ही उसकी क्लास ले रहे थे, तो उसी समय यूनिवर्सिटी में योग का सर्टिफिकेट कोर्स आया। तो उसने सोचा कि मैं 1 साल का डिप्लोमा में डालती हूँ, पर और उसके अंदर से इच्छा जगी। तो बोले मैंने 7 बार गायत्री मंत्र करके प्रार्थना की, भगवान 1 साल का 2 साल में हो जाए तो कितना अच्छा है। और उसी साल जो 1 साल में थे उन लोगों को कह दिया कि आप 2 साल में यदि स्विच ऑफ करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो वो लड़की 2 साल में चली गई, फिर वहाँ रही। तो बोले गुरुजी मेरे को तो यहीं रख लो आप। तो वहीं पढ़ी, वहीं हॉस्टल वार्डन बनी और आज जो है अपना इतना बड़ा सेंटर चला रही है। ये क्या है? वो कहती है मुझे गायत्री मंत्र पर इतना विश्वास है कि जिसके बलबूते मैं अपनी जिंदगी में ये प्राप्त कर पाई हूँ। उसी प्रकार से कई बच्चे कहते हैं हमको याद नहीं रहता है, तो आप लोगों को एक नुस्खा बताती हूँ। आप लोगों ने गायत्री मंत्र की दीक्षा तो ली है, हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि जिन बच्चों को याद नहीं रहता है उनको सुबह उठ करके जब स्कूल जाते हैं तो थोड़ा सा बाल गीला कर लीजिए, हाथ गीला कर लीजिए, सूर्य भगवान की ओर अपने हाथ को ऐसे तपाइए, 12 बार गायत्री मंत्र बोलिए और साथ में भावना करिए कि सूर्य की शक्ति मेरे हाथों में आ रही है। और 12 बार बोलने के बाद ये करिए कि मेरे दिमाग में, मस्तिष्क में शक्ति जा रही है, मेरी याद शक्ति बढ़ रही है। इतना करिए। एक बच्चे की आपको सत्य घटना सुनाती हूँ। एक छोटा सा बच्चा था, वो स्कूल में पढ़ता था, बेचारे को याद नहीं रहता था। मास्टर जी हमेशा पीटते रहते थे, उस जमाने में तो मारते पीटते थे। और उसके पिताजी मिलते थे रास्ते में गांव में, तो बोले तुम्हारा लड़का बिल्कुल बुद्धू है, कुछ पढ़ता ही नहीं है। तो पिताजी पीटते थे घर में। तो सब उनके मित्र कहते थे ये तो डफर है, बुद्धू है, और ऐसा है वैसा है करके, डब्बू है करके उसको चिढ़ाते रहते थे। बच्चा बड़ा दुखी हो गया। उसके पिताजी ने एक दिन अच्छी सी पिटाई की। बोले तू कुछ नहीं कर सकता, जा भैंस चराने के लिए। अब उसको गाय भैंस चराने भेज दिया। अब वो दुखी था, एक पेड़ के नीचे बैठा था, उसकी भैंस दूसरे किसी के खेत में चली गई। वो किसान आया और किसान ने उसकी पिटाई करी। तो बेचारा चारों तरफ से पीटता रहा, इतना दुखी, कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो पिताजी ने कहा जा तू कुछ नहीं कर सकता है, एक महात्मा जी हमारे गांव के सीम पर बैठे हैं एक पेड़ के नीचे, उनको खाना दे करके आ जा। वो बच्चा डिब्बे में खाना लेकर के गया, महात्मा जी के पास गया, अंदर सुबक रहा था। महात्मा जी जान गए कि बच्चा बहुत परेशान है। उसने कहा बेटा इधर आ। तो किसी ने तो बेटा नहीं कहा, किसी ने पुचकारा नहीं, तो फक फक करके रोने लगा और रो करके अपनी आप बीती सुनाई कि मुझे याद नहीं रहता है, सब लोग मुझे मारते कोसते हैं। तो महात्मा जी ने उसको कहा देख बेटा मैं तेरे को एक मंत्र सिखाता हूँ। वहीं बैठ के उन्होंने गायत्री मंत्र सिखाया। बोले चुपचाप तू सुबह रोज उठ करके ये मंत्र का जप करना, और जप करने के बाद अभी किसी को बोलना मत, फिर बाद में पता चलेगा। वो बच्चा महात्मा जी की बात को गांठ बांध करके अपने घर वाले उठे उसके पहले तो मंदिर में पहुंच करके और जब सतत करने लगा। और फिर जब वो स्कूल में गया, फाइनल एग्जाम आई, वो बच्चे का टॉप नंबर से पास हुआ। तो टीचर को क्या लगा जानते हैं? तूने जरूर चोरी की होगी, कॉपी की होगी किसी में से। टीचर ने कहा किससे कॉपी की तूने? मास्टर जी मैंने किसी से कॉपी नहीं की है, आप मेरी कॉपी दूसरे से जांच करवा लीजिए। जब मास्टर ने देखा कि भाई इसका तो किसी से मिलता नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग ही है, तो फिर उन्होंने कहा कि तूने ये कहाँ से सीखा?
तब उसने कहा कि गांव में महात्मा जी आए थे, उन्होंने मुझे ये गायत्री मंत्र दिया, जिसके बलबूते पर वो अपने जीवन में इस ऊंचाई पर पहुंचे कि आर्य समाज के जो शिरोधार्य व्यक्ति थे, जो कर्णधार थे आगे बढ़कर के, जिन्होंने समाज में गायत्री का विस्तार किया, वो महात्मा आनंद स्वामी इतने महान व्यक्ति बन गए सिर्फ और सिर्फ गायत्री मंत्र से। अब आप लोग कहते होंगे कि गायत्री करे तो करे कैसे? गायत्री से हमको क्या करना चाहिए, उसका विधि विधान चाहिए। जैसे आपको चाय बनानी हो तो आपको चाय बनाने की विधि तो आए, पर बर्तन ना हो तो क्या करें? बर्तन है पर विधि ना आए तब क्या करेंगे? तो दोनों का ज्ञान होना जरूरी है। उसी प्रकार से गायत्री मंत्र तो आपने ले लिया, पर उसका विधि विधान क्या है कि आप एक समय, एक स्थान, एक संख्या, उस पर आप बिल्कुल कंसंट्रेट करिए, ध्यान से एकाग्रता पूर्वक करिए। हमने आज बच्चियों को कहा कि कम से कम 24 मंत्र एक माला आप लोग करिए, और उसको करने के बाद आप देखिए कि आपके अंदर धीरे धीरे करके एक ऊर्जा, एक गर्मी महसूस करेंगे, और आपको महसूस होगा कि मेरे पूरे शरीर में, रोम रोम में वो ऊर्जा व्याप्त हो रही है। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो आपके अंदर शक्ति बढ़ना शुरू हो जाएगा। पर शक्ति तो बढ़ाते हैं, पर उसके साथ सावधानी रखने की जरूरत होती है। और वो सावधानी कौन सी है? जब हम जप करते हैं, ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योग व्यायाम करते हैं, उपवास करते हैं, सेवा करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, इन सब से क्या होता है? हमारी प्राण ऊर्जा बढ़ती है। और प्राण ऊर्जा बढ़ती है पर उसके साथ गंवा भी देते हैं। जैसे पैसे तो कमा लिया, पर तुरंत किसी ने, शराबी ने शराब में खर्च कर लिया, किसी ने कपड़े लत्ते में खर्च कर लिया, तो बाद में बचा क्या? कुछ नहीं। तो हमें जब शक्ति आती है तो उसको अर्जित करना, उसको संरक्षित करना भी आना चाहिए। तो संरक्षित कैसे करेंगे? तो उसके लिए परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि बेटा, आपको सबसे पहले नेगेटिविटी से दूर होना है। शक्ति खर्च कहाँ होती है? यदि हम चिंता करेंगे, टेंशन करेंगे, डिप्रेशन में आ जाएंगे, तो हमारी शक्ति जो है वो धीरे धीरे ड्रेन हो जाएगी। दूसरा है, यदि दुर्गंध आती है, दुर्गंध का मतलब हम सुबह करते हैं ना नाक में, तो गंदगी नहीं आनी चाहिए। और दुर्गंध किसकी आती है कि सुबह उठ करके आप नहा लीजिए। नहाने से क्या होता है? पूरी रात भर में जो हम सोए हैं, हमारे अंदर से नेगेटिविटी निकली है, तो नहाते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होकर के और धुले हुए कपड़े पहनते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। पर कई बच्चे, कई माताएं ऐसी होती है कि वो अपने बच्चों को प्यार तो बहुत करती है, पर सुबह उठते ही सीधे जाती है चौके में, बोले बच्चे का टिफिन बनाना है, और वही बिना नहाए धोए खाना बनाने लगती है। पूरी नेगेटिविटी गई अंदर। अब फिर चाहती है कि मेरे बच्चे का भला हो, मेरे पति का भला हो, मेरे घर वालों का भला हो। कहाँ से होगा? मन में नेगेटिविटी भरी है, मन में गलत विचार भरे हैं, शरीर में गंदगी है, तो वो गंदगी कहाँ जाएगी? तो हमें एक संकल्प लेना है सब बच्चों को। जब कभी आप अपने चौके में जाएंगे तो सभी लोग नहा धो करके जाएंगे। सुबह नहा करके आप दीपक जलाइए। दीपक क्यों जलाते हैं? यदि गाय का घी आपके गांव में उपलब्ध है तो अच्छी बात है, नहीं है तो अगरबत्ती जला लीजिए, नहीं है तो भगवान को भावना से ही कर लीजिए। तो दीपक जलाने से, गाय के घी का दीपक जलाने से घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। ये यज्ञ जो हम करते हैं, ये यज्ञ से पॉजिटिव एनर्जी आती है। और आपकी मम्मी जब भोजन बनाए तो पहले के ज़माने में अग्नि भगवान को भोजन कराते थे। तो आप अग्नि को भोजन कराने के लिए एक पात्र आता है, वो पात्र तांबे का है, हमारे स्टोर में यहाँ मिलता है तो अच्छी बात है, ना मिलता हो तो आप क्या करिएगा, एक छन्नी, नई छन्नी ले लीजिएगा, उसको आप गैस पर रख दीजिए। और आपकी मम्मी जो पहली रोटी बनाती है वो बिना नमक की, उसके एक टुकड़ा कर लीजिए, एक टुकड़े के छोटे छोटे 5 टुकड़े करिए, उस पर गुड़ या शक्कर और घी इतनी चीज लगा करके 5 बार गायत्री मंत्र बोला। एक बार बोला स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः, ऐसे करके 5 आहुति देना है। हम 5 लोगों के ऋणी हैं, हम भगवान के ऋणी हैं, ब्रह्म देवता के ऋणी हैं, समाज के ऋणी हैं, देवताओं के ऋणी हैं, और सूक्ष्म पंचभूत जो है इसके ऋणी हैं। इसके ऋण से उऋण होने के लिए ये छोटा सा यज्ञ है, मुश्किल से 1 मिनट नहीं लगता है। तो आप लोग इस बलि वैश्य यज्ञ को अपने घर में जा करके शुरू कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होगा? एक मैं सत्य, हमारे पास तो सैकड़ों उदाहरण है, अभी समय नहीं है, पर एक सत्य घटना बताती हूँ कि हमारे यहाँ के, जैसे हम लोग टोली में निकले हैं, एक कार्यकर्ता थे,
वो किसी गांव में गए और गांव में गए तो एक महिला उनके पैर पकड़ लिए, अरे भाई साहब मैं क्या करूं, मेरे घर में बहुत परेशानी है, पति दारू पीते हैं, मारते पीटते हैं और कहीं कोई पैसा नहीं देते हैं। जिनके घर में शराब होती है, कल किसी बच्ची ने पूछा था शराब कैसे छुड़वाए, तो उनके लिए ये जवाब है कि फिर वो महिला को हमारे भाई साहब ने कहा कि बहन जी आप गायत्री मंत्र करिए और आप जो है ये बलि वैश्य करिए। उसने बलि वैश्य करना शुरू कर दिया। 6 महीने बीत गए और फिर से वो भाई साहब हमारे उस एरिया से निकले तो उनको लगा लाओ जरा बहन जी के हालचाल लेके जाऊं। जब वो बहन जी के घर पहुंचे तो फिर पैरों में पड़ करके रोने लगी, पर इस बार का रोना उनका कौन सा था, खुशी का रोना था। उन्होंने कहा भाई साहब क्या चमत्कार कर दिया गायत्री मंत्र ने और ये बलि वैश्य यज्ञ ने, मेरे पति की शराब छूट गई, वो नौकरी करने लगे हैं, मेरे घर में खुशहाली आ गई है, शांति आ गई है। ये है हमारे ऋषि मुनियों की जो यज्ञ विधा है, उसका इतना बड़ा लाभ है, गायत्री मंत्र का इतना बड़ा लाभ है। और दूसरा, हम अपनी जो नेगेटिविटी है उसको कहाँ कहाँ, मतलब अपनी ऊर्जा को खोते कहाँ हैं। जब हम आपको सुबह ये वांग में आस्यस्तु मुख को, नाक को, आंख को कराते हैं तो ये भगवान ने इंद्रियां दी है, इन इंद्रियों का संयम करना सीखे। आंख से खराब नहीं देखेंगे। किसी लड़के को देख करके ही प्यार हो गया, अब प्यार हो गया तो फिर हमारी जिंदगी पूरी बर्बाद हो गई। अब आंख से नहीं भी देखते हैं तब भी कान से सुन सुन करके प्यार हो जाता है। और अंधे व्यक्ति को प्यार कैसे होता है, तो वो स्पर्श इंद्रियां है, उसको भी होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि हम अपनी इंद्रियों का सदुपयोग करें, दुरुपयोग न करें। दिन भर आंखों से फोन को न देखें, कान से सुनते न रहे और अपने समय को बर्बाद न करें। समय अभी मिला है, दोबारा मिले न मिले पता नहीं है। आप गंगा जी के सामने खड़े होंगे, पानी एक बार बह गया दोबारा लौट करके नहीं आता है। ये जो समय आपने यहाँ बिताया है पता नहीं दोबारा जिंदगी में मिले ना मिले। तो समय की बर्बादी हमें जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। दूसरा है, हम अभक्ष चीज़ों से दूर रह सके तो बहुत अच्छी बात है। ये यूपी में तो बहुत सारे लोग जो है नॉनवेज खाते हैं। आप लोग पता नहीं खाते हैं नहीं खाते हैं, पर नहीं खाते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपकी नहीं कह रहे हैं, पर आपके दूसरे लोगों की कह रहे हैं। तो नॉनवेज से जितना हम दूर रहे, क्योंकि देखिए उससे क्या होता है कि किसी भी प्राणी की, जानवर की, पक्षी की हत्या करते हैं तो उसके अंदर भी, बेचारे के अंदर प्राण होता है, वो भी तड़पता है, वो भी देखता है। और वो उसको जब मारने जाते हैं तो उसकी जो पीड़ा है, उसकी आह है, वो पूरे के पूरे उसके मांस में चली जाती है। और उसके पाप के भागीदार कहीं ना कहीं हम भी बनते हैं। किसी न किसी जन्म में हमें वो यातनाएं, वो कष्ट झेलना ही पड़ता है। ये कर्म फल का सिद्धांत है। तो खाना ना खाना वो आपकी चॉइस है, पर इस चीज को बताना ये हमारा कर्तव्य है। दूसरा, यदि किसी को साधना में आगे बढ़ना है तो प्याज लहसुन यदि आप दूर कर सके तो अच्छी बात है। हम ये नहीं कहते कि आप बिल्कुल खत्म कर दीजिए, धीरे धीरे करके करिएगा, पर सोच समझ के करिए। जो चीज हमारे मन को क्लिक करे वही चीज करना। जबरदस्ती और प्रेशर में की हुई चीज वापस 2 गुना डबल फोर्स से बाहर आती है, तो ये मत करिएगा। आपको विचार दे रहे हैं, करना न करना, चलना न चलना, ये आपकी बात है, पर उसके फायदे और नुकसान क्या होता है ये हमने आपको बताया। दूसरा है, साधना कैसे करें, तो जैसे हमने बताया कि आपको 108 बार, 24 बार एक समय और गुरु दीक्षा ली है, तो गुरु दीक्षा में गुरु अपनी शक्ति अपने शिष्य को देता है। कभी आपके जीवन में कोई कष्ट आए, कोई कठिनाई आए, तो आप क्या करिएगा, गुरु जी को याद करना और गुरु जी के फोटो के सामने बैठ करके, फोटो न भी हो, उनको मनी मन याद करना, आपको कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आप कभी कोई परेशानी में है, गुरु जी का साहित्य है, हमने तो बहुत प्रयोग किया है। आंख बंद करके किसी किताब को उठाया और कहा जो पेज खोला उसी में हमारी समस्या का समाधान मिल गया है। और ये परम पूज्य गुरुदेव के जो विचार है वो कोई सामान्य विचार नहीं है, कोई पुस्तक विक्रेता के विचार नहीं है, उनको कोई पैसा नहीं कमाना था, ये उनके विचार तप से पैदा हुए हैं। और तप से जो विचार पैदा होते हैं वो व्यक्ति के जीवन को बदल देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के बारे में आपको बताया गया है कि वे 12 वर्ष की अवस्था में थे, तभी उनके गुरु सूक्ष्म रूप में उनके जीवन में आए, उनके ध्यान में आए और उनको कहा, बेटा मैं तेरे कई जन्मों का मार्गदर्शक हूँ। यदि आपको आकर के कोई यहाँ खड़ा हो जाए और कह दे मैं तुम्हारे पिछले जन्म का गुरु हूँ, तो आप मान लेंगे?
तो गुरुजी को थोड़ा मन में असमंजस हुआ, तो उन्होंने कहा अपनी शक्तिपात करके कई जन्म पूर्व जन्म दिखाए। अब वो पूर्व जन्म क्या है वो यदि मैं कहूँगी तो आपको कहेगा कि ये गप मार रहे हैं, पर ये सही बात है। कई ऐसे लोग हैं जिनको अपना पिछला जन्म दिखता है। तो गुरुजी जैसे महापुरुष कई जन्मों से संसार के कल्याण के लिए ही जन्म लेते हैं, ये कर्म फल के बंधनों से परे होते हैं। तो उनको दिखा, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं यही गुरुदेव माता जी पूर्व जन्म में रामकृष्ण परमहंस शारदा मणि माँ के रूप में थे, जो विवेकानंद जी के गुरु थे। उसके और पिछला जन्म दिखाया, उसमें क्या थे? समर्थ गुरु रामदास जो शिवाजी के गुरु थे, जिन्होंने भवानी तलवार ली थी। और पीछे ले गए कबीरदास जी, जो कोई कहते हैं कि ये हमारे गुरु है, कोई कहते हैं ये हमारे हैं। तो कबीरदास जी भी परम पूज्य गुरुदेव थे, ऐसे न जाने कितने जन्म दिखाए। तब उन्होंने कहा कि अरे मेरा जन्म तो कोई सामान्य खाने पीने के लिए और जो दुनियादारी के लोग संसारी लोग करते उसके लिए नहीं हुआ है। उन्होंने कहा आप बताइए मुझे क्या करना है, करिष्ये वचनम तव। उनके गुरु ने कहा बेटा पिछले जन्मों ने तूने जो काम किया है उससे इस जन्म में तुमको और बड़ा महान काम करना है। वो क्या काम होगा? बोले लोगों के विचारों में परिवर्तन लाना है, पर विचारों में परिवर्तन ऐसे नहीं आएगा, पहले तुमको तपना पड़ेगा, अपनी शक्ति पैदा करनी पड़ेगी। जैसे मैंने बताया आपको कि गायत्री से बेटा तुझे शक्ति अर्जन करनी पड़ेगी। तो वो गायत्री कैसे करे, विधि विधान बताया कि तुमको रोज सुबह रात को 12 बजे उठ जाना है। 12 बजे उठ करके और गुरुजी अपने गुरु ने जो कहा उसके हिसाब से रोज प्रतिदिन एक आसन में बैठ करके मिनिमम 6 से 7 घंटा अपनी सुबह सुबह तक उपासना करते थे। और उसके आगे पीछे का कर्मकांड अलग। और खाने में क्या, हम लोग तो उपवास के दिनों में आजकल तो वो एडवर्टाइज आती है फलाहारी, इतनी 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 जो पकौड़ी तो मिठाई तो जलेबी तो रोटी, भगवान जाने कितनी कितनी चीज़ें मिलती है। पर गुरु जी के गुरु ने उनको कठोर तप कहा, उनको कसा, उनकी परीक्षा ली। उन्होंने कहा बेटा 12 वर्ष का बच्चा जो है यदि उनको कहा जाए कि तुमको मिठाई नहीं खाना है, तुमको पानी पकौड़ी नहीं खाना है और कोई चीज़ नहीं खानी है, तुमको गाय की सेवा करनी है, गाय को जौ खिलाना है और गाय के गोबर में से जो जौ निकले उसको साफ करके सुखा करके और उसकी रोटी खानी है। सोच सकते हैं आप 24 साल तक बिना फल फूल दूध कुछ भी सोचे हुए, और एक रोटी मैंने खाई थी, हमारे आवल खेड़ा में बनाते थे, वो रोटी खाते थे तो लगता था कि गोबर खा रहे हैं। गुरुजी ने कैसे खाया होगा? पर समाज के कल्याण के लिए, विश्व के कल्याण के लिए उन्होंने अपनी शरीर को प्रयोगशाला बनाया। ब्रह्मांड की शक्ति को जब हमें अपने अंदर आकर्षित करना होता है तो सामान्य चीज़ों से काम नहीं चलता है, उसके लिए कठोर तप करना पड़ता है। जब पूरे विश्व के विचारों को बदलना है, पूरी युग निर्माण योजना करनी है, तो छोटे मोटे विचारों से, छोटी मोटी ताकत से काम नहीं चलेगा। जैसे इतनी बड़ी बिजली यहाँ लग रही है तो छोटा जो आपका ट्रांसमीटर होता है वो तो फूक जाएगा, और उसके लिए हाई वोल्टेज चाहिए। तो ऐसे ब्रह्मांड की एनर्जी को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतनी कठोर तपस्या की। तपस्या से क्या मिला? तपस्या से क्या मिला आपको एक बात बता देते हैं। उस तपस्या में से गुरुजी कभी स्कूल में गए मुश्किल से 3-4 क्लास पढ़ने के लिए बस, पर उन्होंने क्या क्या, उनके अंदर ज्ञान, गायत्री ज्ञान की देवी, ज्ञान का अवतरण हुआ। और ज्ञान का अवतरण हुआ तो उन्होंने 3200 से अधिक किताबें लिखी। इतना ही नहीं, इतना बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा कर दिया। और देखते ही देखते आज पूरे विश्व में हर व्यक्ति गायत्री मंत्र करता है। ऐसे कई अज्ञानी लोग हैं जो कहते हैं कि गायत्री मंत्र हर व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, महिलाओं को नहीं करना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए। ये सब बेचारे अज्ञानी हैं, उनको नहीं पता है। एक महर्षि इस धरती पर आया, इन्होंने 24 लाख के 24 महापुरुषों 24 साल तक किया और गायत्री पर सब प्रतिबंध हटा दिया। और उनके बराबर का यदि कोई तप करे और तब जाकर के कहे कि गायत्री मंत्र नहीं करना है, तब तो हम मान सकते हैं। उन्होंने कहा यह सद्बुद्धि का मंत्र है, सबको उसकी आवश्यकता है, और आज कलयुग में तो सबसे ज्यादा सद्बुद्धि की जरूरत है। तो वो सद्बुद्धि की प्रतिष्ठा के लिए इतना बड़ा गायत्री परिवार फैला है। और परम पूज्य गुरुदेव ने और क्या किया? समाज कल्याण के लिए जो 7 आंदोलन बताए हैं पूरे युग निर्माण, युग का निर्माण करने के लिए, क्योंकि शक्ति आएगी तो उसको सही मार्ग में लगाना चाहिए। और सही मार्ग में लगाने के लिए उन्होंने क्या किया कि कहा बेटा साधना करिए सभी लोग,
घर घर गायत्री पहुंचाइए, घर घर लोगों को गायत्री मंत्र करने के लिए कहिए। और हमारी जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हुई है वो अपने घर में जा करके यज्ञ करें। आपको आज यज्ञ की किताब दी जाएगी, आपको किट दी जाएगी, और वो किट लेकर के आपकी YouTube में यज्ञ कर्मकांड डालेंगे तो कैसे सीखते हैं, कैसे करते हैं, उसके बारे में बताया जाएगा। तो सब बच्चियां अपने घर में भले छोटे कुल्हड़ में करना, छोटा एक उपला लेकर के करना, पर यज्ञ जरूर करवाना सबके घरों में। इससे घर का, समाज का सब वातावरण परिवर्तित होगा। दूसरा क्या है? शिक्षा। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं उनको स्कूल कराइए। जो बच्चे आपके आसपास है उनको बाल संस्कार शालाएं चलवाइए, क्योंकि बाल संस्कार शाला में जो है क्या होता है कि बच्चों को इकट्ठा करके उनके चरित्र निर्माण की बातें होती है। और जब चरित्र निर्माण की बातें होगी तो वही बच्चे आज के, कल के ये भारत के बिल्कुल श्रेष्ठ नागरिक बनेंगे। तीसरा आंदोलन उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य के लिए योग, संतुलित आहार, वो आप घर घर, आपके गांव गांव में जा करके ऐसे कैंप लगवाइए। हमारे यहाँ कहिए हरिद्वार में, आपके यहाँ भी ऐसा कार्यक्रम छोटे मोटे हो सकते हैं। चौथा आंदोलन हमारा है वो है पर्यावरण का। पर्यावरण बचाने के लिए आपको आज भाइयों को कहूँगी, एक फिल्म दिखाएंगे। हमारे जितने भी युवा, आपके तरह युवा लड़के लड़कियां हैं, वो वृक्षारोपण कर रहे हैं। हमारी कलकत्ता की टीम तो न जाने कितने 2011 से लेकर के आज तक उन्होंने 1 करोड़ वृक्ष लगाने का संकल्प लिया था, वो उन्होंने लाखों की संख्या में वो वृक्ष लगा दिए हैं। दूसरा, कई हमारी पहाड़ियां ऐसी है जो हरी भरी हो गई है। नदियों को साफ करने का आंदोलन इस मिशन के माध्यम से चल रहा है। और तीर्थों की सफाई का, जहां हमारा रामेश्वरम तीर्थ है, वहां पर इतने सारे शंकर भगवान के मंदिर थे, उस फिल्म में आप देखेंगे काई जमी हुई थी। हमारे हजारों की संख्या में कार्यकर्ता गए, पूरी सफाई की और रगड़ रगड़ करके शंकर भगवान बेचारे न जाने कितने दिनों से वो काई में, बदबू में पड़े थे, वो सफाई की, पूरी रंग रोगान कर दी, वहाँ की शक्ल सूरत बदल दी। समुद्र में लोग कपड़े छोड़ करके जाते हैं, पूरा पहाड़ जैसी गंदगी का ढेर हो गया। ये काम गायत्री परिवार के कार्यकर्ता करते हैं। आप भी ऐसे आंदोलन में जुड़ सकते हैं। और व्यसन मुक्ति आंदोलन, आपके आसपास कहीं कोई व्यसन करने वाला दिखे तो उसके लिए भी आप प्रदर्शनी लगा सकते हैं, अवेयरनेस कैंप कर सकते हैं और लोगों में जागरूकता ला सकते हैं। साथ ही ये नारी जागरण आंदोलन है कि इस देश की आधी जनसंख्या जो है वो ऐसे ही पिछड़ी रह जाएगी, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से और मूढ़ मान्यता, प्रथम पराओं में जकड़ी रह जाएगी, तो ये समाज राष्ट्र का क्या होगा। माता ही यदि हो अज्ञान, बालक कैसे बने महान। यदि इस देश के बालक को, बच्चों को, भविष्य को मजबूत करना है तो उन माता बहनाओं को जागरूक करना पड़ेगा। ये काम कौन करेगा? आप बच्चियां, हम सब मिल करके करेंगे। आपसे वो आशा अपेक्षा रखते हैं। और एक अंतिम आंदोलन है, वो हमारा है स्वावलंबन का। सभी बच्चियां अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। कई बच्चियां तो यहाँ इसमें ऐसी आई है जो गौशाला चलाती है और गौशालाओं के माध्यम से गाय के गोबर, गोमूत्र से और उसके कंडे और उसके दीपक वगैरह बना करके इतना बड़ा व्यापार कर रही है कि उसमें न जाने कितने लोगों का पेट भर रहा है। तो ये मिशन के माध्यम से इतना बड़ा जो विश्वव्यापी आंदोलन चल रहा है, उसमें आप लोग भागीदार बने। यही हमारी सबसे बड़ी आपसे विनती है और यही हमारी विचार क्रांति है। लोगों के अंदर विचार परिवर्तन हुआ तो व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज राष्ट्र से विश्व का परिवर्तन होगा। इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो आप लोग एक संकल्प लेके जाना कि हम रोज एक पेज पढ़ेंगे, परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य पढ़ेंगे और शांति कुंज हरिद्वार में आप लोग शिविर में जरूर आइए। वहाँ 9 दिन की, 1 महीने की शिविर चलती है। कई बच्चों ने पूछा था कि हमको आपकी तरह संगीत करना है, प्रवचन देना है, तो क्या करें? आप आइए 1 महीने में। 1 महीने की शिविर हर महीने की 1 तारीख से 29 तारीख तक चलती है। उसमें रहना, खाना, सीखना सब कुछ निःशुल्क है। जैसे यहाँ निःशुल्क है ऐसे वहाँ भी निःशुल्क है। 9 दिन का सत्र चलता है, 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29। ये एक और 9 वाली शिविरों में उसका पूरा होती है। तो आप लोग आइए। हमारी देव संस्कृत विश्वविद्यालय है, हमारी ये बच्चियों को मैं आमंत्रित करूंगी, उसमें आप पढ़िए। वहाँ पर बहुत नॉमिनल फीस है, ट्यूटोरियल फी नहीं रखी है, कुछ आपकी सुविधा के लिए ही रखी है फीस। तो उस उतनी छोटी फीस में पर इतनी महान ज्ञान दिया जाता है, इतने श्रेष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण होता है। कभी आप वहाँ आकर के देखेंगे तो पता चलेगा। इसकी विस्तृत जानकारी आपको DSVV
वो शॉर्ट फॉर्म है देव संस्कृति विश्वविद्यालय। पूरा कैरिकुलम मिल जाएगा, सिलेबस मिल जाएगा आपको, कौन कौन से कोर्सेज है, किस कोर्सेज में कैसे जाना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। तो आप लोगों को हम आमंत्रित करने आए हैं। आप सभी का मंगल हो, सभी के विचारों में परिवर्तन हो, और आप यदि यहाँ से बदले हुए जाएंगे तो आपके माता पिता को लगेगा हमारी बच्चियों को वहाँ भेजना सार्थक, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम शांति 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 ही। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी। ये गायत्री परिवार का विचार क्रांति अभियान, और एक बार जोरदार तालियां हमारी बहनों के लिए जिन्होंने कल एक अपील को सुना था और उसको मान लिया। आज एक भी बार मुझे बहनों को ये नहीं बोलना पड़ा शांत रहिए, तो एक बार अपने लिए ताली बजाइए। और आज एक बात और मान लीजिए कि कुछ बहनें जल्दी उठ जाती हैं, कोई बात नहीं, मगर थोड़ा और चैतन्य होकर के बैठिए, क्योंकि जब कैमरा जाता है ऊपर और आपकी आंख बंद होती है तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि ये वाली बहन जी सो रही है ना। तो थोड़ा अपनी नींद को भगाइए, हाथ ऊपर, बैठे बैठे ही अपने हाथ को ऊपर खींचिए, खींचिए। अब लेफ्ट साइड घूमिए। इस बार मैंने गलत किया है मगर आप सही करिए। सीधे, फिर राइट, इधर, सीधे। चलिए, जोरदार तालियां बजाइए। आइए, अभी आपने, आज बहुत सारे लोगों ने दीक्षा ली, फिर उस परम पूज्य गुरुदेव की इस विचार क्रांति अभियान को जाना। और जैसा अभी दीदी कह रही थी कि कई जन्मों का साथ पूज्य गुरुदेव का उनके जन्म से, उनके गुरु से था, वैसे ही हमारा भी गुरुदेव माता जी से बहुत लंबे समय का साथ है, आज का नहीं है। नहीं तो यहाँ उत्तर प्रदेश में करोड़ों बच्चियां हैं और ये 5-7 हजार यहाँ बैठी हैं, मतलब कहीं ना कहीं इनका गुरुदेव माता जी से जुड़ाव रहा है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? आप वो सिलेक्टेड बच्चियां हैं जिनको गुरुदेव माता जी का बहुत पुराना उनके साथ है, इसलिए आप यहाँ 3 दिन से उनके छत्र छाया में, उनके सानिध्य में बैठी है। मानते हैं कि नहीं? तो आइए इसी भाव का गीत कि जन्म से, कई जन्मों से, जन्म जन्म से गुरुदेव माता जी का साथ है, आइए सुनते हैं। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। कभी न रूठे हमसे गुरुवर, चाहे रूठे जग सारा, कभी न रूठे हमसे गुरुवर, चाहे रूठे जग सारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। गवाह हमारे प्यार के सूरज चांद सितारे, गवाह हमारे प्यार के सूरज चांद सितारे। त्रेता में तुम राम बने, हम वानर तेरे सारे। त्रेता में तुम राम बने, हम वानर तेरे सारे। द्वापर में हम ग्वाल बने और कृष्ण रूप तुम्हारा। द्वापर में हम ग्वाल बने और कृष्ण रूप तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम
पल ध्यान हो तेरा, यही विनय है हमारे। हर पल ध्यान हो तेरा, यही विनय है हमारे। आठों पल आँखों में बसे ये सूरत तुम्हारी। आठों पल आँखों में बसे ये सूरत तुम्हारी। मरते दम तक नाम जुबां पर, मरते दम तक नाम जुबां पर, भक्त करे पुकारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कभी न रूठे हमसे गुरुवर, चाहे रूठे जग सारा। कभी न रूठे हमसे गुरुवर, चाहे रूठे जग सारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, ये हम सबके मन को बहुत मजबूत करता है और इस भाव को हमेशा रखिएगा। अब अगले विषय की ओर चलें और ये हम खास करके हमारे बीच में टीनेजर्स, बच्चियां हैं, युवा साथी हैं, इनके लिए बड़ा काम का है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, कहीं मुझे किसी ने भेजा था। अच्छा, एक बात पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि कितने लोगों का साथ है ये मानते हैं? जरा हाथ उठाइए गुरुजी से, ऐसे मुट्ठी बांध के, मुट्ठी बांध करके। है? बोलिए। हमारा साथ पूज्य गुरुदेव माता जी का कई जन्मों का है, मानते हैं? बोलिए हाँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, वंदनीय माता जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक घटना बताऊं, किसी व्यक्ति की घटना हो सकता है, हम में आप में से किसी की हो। वो कह रहा है, एक व्यक्ति है, एक आपके जैसा एक युवा साथी, एक युवा बहन है, जो ये कहती है कि सवेरे से घर में लाइट नहीं थी। ध्यान से सुनिएगा, सवेरे से घर में लाइट नहीं थी, फोन डिस्चार्ज हो गया था। क्या करता? कुछ देर घर के बाहर ड्राइंग रूम में आकर के घर वालों के साथ बैठे, थोड़ी बातचीत की। अच्छे लोग हैं यार, समझ में आई बात? क्या जब आपने मोबाइल बंद किया तब आपको लगा कि यार ये घर वाले भी तो लोग हैं जिनसे बात करनी है। हम लोग एक ऐसे जाल में फंसे हुए हैं। इंटरनेट का मतलब क्या होता है? नेट मतलब जाल, और उस जाल में यदि कोई फंस जाए तो? वैसे जाल के कई रास्ते हैं, पहाड़ चढ़ने के भी काम आता है। नेट को पकड़ के आप ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं, मगर उस नेट में यदि आप उलझ जाएं, फंस जाएं तो दम घुट सकता है, किसी काम के नहीं बच सकते। तो ऐसा ही हो रहा है कि शायद वो जाल हमको एक दूसरे से या दुनिया को जोड़ने और ज्ञान को प्राप्त करने के लिए था, मगर उस जाल में कहीं हमारे पैर तो नहीं उलझ गए, कहीं हम फंस तो नहीं गए। आइए इस इंटरनेट से होने वाले लाभ, सोशल मीडिया आज के समय में उसी का एक माध्यम है। इंटरनेट के माध्यम से ही हम लोग बहुत ही अपने आप को सोशल होने की, हमने यहाँ भी कई बहनों को देखा यज्ञशाला के बाहर रील्स बना रही थीं या कुछ कर रही थीं। तो हम कहाँ हैं? सच में सोशल हैं या वर्चुअली हम जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं ये सब कुछ वर्चुअल चल रहा है, और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, इस विषय पर आइए बात करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय नीलम मोटलानी दीदी को।
मिनट आशीष, एक मिनट, इसको खोल देते हैं, फिर देख लेंगे। स्क्रीन शेयर, इसको फुल स्क्रीन कैसे करना है? इसको फुल स्क्रीन कैसे करना है? PDF है, साउंड चेक कर लेंगे। ओके, रहने देते, ऐसे में चला जाता है। हो गया ही चेक क्या? हाँ चलो साउंड है वो? अच्छा लगेगा, ठीक है, ओके। हम अपनी बात को प्रारंभ करें उससे पूर्व सभी कमर सीधी करके बैठें, दोनों हाथ गोदी में रखें, नेत्र बंद करें और उगते हुए सूर्य का ध्यान करते हुए एक बार गायत्री महामंत्र एक साथ हमारे साथ। भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसा कि अभी आशीष भैया ने बताया कि आज का जो हमारा विषय है वो क्या है, सोशल मीडिया उपयोगिता एवं हानियाँ। तो सबसे पहले तो हम इस पे चर्चा करते हैं कि सोशल मीडिया है क्या। वो भी आपको सबको पता है, आपके सबके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है ना। जैसा कि बताया कि नेटवर्किंग मतलब एक नेट है जो आपस में हम लोग सब जुड़े हुए हैं। आपके हाथ में एक छोटा सा मोबाइल है, उसमें एक गूगल है। अगर आप गूगल मैप में जाएंगे तो उस गूगल मैप में आप कहाँ बैठे हुए हैं अपने घर को, यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है अगर उस लोकेशन को भी डालेंगे तो आपको वो लोकेशन उसमें दिखाई दे जाएगी। यानी दुनिया के अपने आपने क्या किया है, ये जो छोटा सा मोबाइल हमारे हाथ में है तो हम ये कहते हैं कि ये क्या है, हमारे हाथ में पूरी दुनिया मुट्ठी में है ना। छोटा सा मोबाइल, लेकिन वो कैसा इफेक्टिव है, वो कैसा मज़ेदार है कि हम इतनी प्रगति कर चुके हैं विज्ञान में कि हमने पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। इस छोटे से मोबाइल ने घड़ी का काम भी दे दिया हमें, इस छोटे से मोबाइल में टेलीविज़न भी है, इस छोटे से मोबाइल में न्यूज़पेपर भी है, तो इस छोटे से मोबाइल में आपकी कोर्स की बुक्स भी हैं कि नहीं है। इस छोटे से ही मोबाइल में कैमरा भी है। इतनी सारी चीज़ें इस मोबाइल में हैं कि बहुत सारी चीज़ों की इसने छुट्टी कर दी है। अब अगर हम बात करें कि इस सोशल मीडिया के, इस नेटवर्क के उपयोग क्या क्या हैं, तो ज़रा आप बच्चे बताएं क्या क्या उपयोग हैं, बताएंगे क्या क्या उपयोग है। आपको ये बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है ना। क्यों अच्छा लगता है? जब मन करता है, जहाँ मन करता है हम अपनी फ़ोटो खींच लेते हैं। फिर यदि हमें कुछ ढूंढना है तो अभी जैसे कोविड का समय था तो उस कोविड के समय में हम सब ने पढ़ाई भी कैसे की, ऑनलाइन जो कक्षाएं, हमारा स्कूल चलता रहा, ऑनलाइन हमारी पढ़ाई होती रही और बहुत सारे उपयोगों में हम इस मोबाइल को लेकर के आते हैं। आज उसमें शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग हो जाती है। हम कुछ वीडियो बनाते हैं, कुछ रील बनाते हैं और ऑनलाइन अपना उसमें डाल देते हैं, तो हम फिर देखते हैं कि कितने लोगों ने मेरी रील को देखा, कितने लोगों ने मुझे देखा, कितने लोगों ने मेरा फोटो देखा। और व्हाट्सएप के माध्यम से क्या है, व्हाट्सएप के माध्यम से हम अपने पूरे परिवार के लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। ये मोबाइल इतना छोटा सा, इतना मज़ेदार उपकरण है कि दुनिया के किसी भी कोने में हमारा कोई भी स्वजन रहता है, कोई भी परिवार के सदस्य रहते हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। केवल बात ही नहीं करते बल्कि वीडियो कॉल कर लेते हैं, तो वो क्या खा रहा है, कैसा दिख रहा है, कैसा ओढ़ा है, कैसा पहना है, कैसे घर में रह रहा है, या बच्चा हॉस्टल में गया है तो आपके मम्मी पापा आपके हॉस्टल की लोकेशन पूरी देख लेते हैं, रूम देख लेते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हो, क्या कर रहे हो। तो इस तरीके से ये जो सोशल मीडिया है, इस मीडिया के लाभ तो बहुत सारे हैं, है ना।
कितने प्रकार के लाभ है इसके। जैसे अभी ये कार्यक्रम चल रहा है, इस कार्यक्रम को आप सब तो देख ही रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आपके घर में बैठे हुए आपके माता पिता भी देख रहे हैं। कितने बच्चों ने अपने घर में इसके लिए भेजा है, इसका लिंक भेजा है, जरा बताओ तो। अरे बहुत कम बच्चों ने लिंक भेजा। क्यों भाई? आपके माता पिता आपके कार्यक्रम को पूरा देख रहे हैं कि अपने घर पे बैठे देख सकते हैं। ये क्या है? इस सोशल मीडिया की पावर है, इसकी शक्ति है। जैसा अभी दीदी ने विचार क्रांति की बात कही, एक विचार आप व्हाट्सएप के ऊपर डालते हैं, आप व्हाट्सएप में ग्रुप बना लेते हैं और उसके ऊपर एक विचार डालते हैं, आपके जितने मित्र हैं, जितने लोग उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबको उस विचार के बारे में आप उसके साथ में चर्चा कर लेते हैं, आपको उस विचार के बारे में जानकारी हो जाती है। तो इस तरीके से ये सोशल मीडिया है तो बहुत ही काम की चीज़, बड़े उपयोग की चीज़ है। बिल्कुल ऐसी ही है जैसे जब कभी किसी ने डायनामाइट खोजा। डायनामाइट की खोज तो की गई थी किस चीज़ के लिए? निर्माण के लिए। बड़े बड़े पहाड़ अगर हमने तोड़ने हैं, उनमें हमने सुरंग बनानी है, रास्ते बनाने हैं, तो क्या किया? डायनामाइट फिट करते हैं और डायनामाइट के माध्यम से पहाड़ को, इतने कठोर से कठोर पत्थर को तोड़ करके हम क्या बना लेते हैं? सुरंग बना लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं। लेकिन वहीं पर उसी RDX का, उसी डायनामाइट का और क्या दुरुपयोग हो रहा है? किसी को पता है? मैं प्रश्न कर रही हूं आप सब बच्चों से कि RDX का, डायनामाइट का दुरुपयोग क्या हो रहा है? बॉम्ब बनाने में कितने करोड़ों लोग, कितने लोगों को मार डाला जाता है युद्धों में। अभी देखो रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही है और दूसरे उसमें तो आतंकवादी लोग उसका दुरुपयोग किस में कर ले रहे हैं? लोगों को मार डालने में। आतंकवाद में भी ये बहुत बड़ा एक अपना रोल अदा कर रहा है, लोग उसका उपयोग करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। इसी तरीके से ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया हमारे लिए जितना उपयोगी है उतना ही हमारे लिए क्या हो सकता है? आज के समय में हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में, हमारे टीनेजर्स में एक समस्या भी बनता हुआ चला जा रहा है। तो हमारा जो विषय है वो विषय इस पर केंद्रित है कि हमें ये तो पता है कि सोशल मीडिया की उपयोगिताएं बहुत सारी हैं, बट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कोई भी चीज़ यदि ज़रूरत से ज़्यादा हम इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी भी चीज़ का यदि हम ध्यान रखते हुए इस्तेमाल नहीं करते तो वो एडिक्शन बन जाता है, तो वो एक व्यसन भी बन जाता है। एक सर्वे के दौरान ये पाया गया कि सोशल मीडिया का उपयोग करके कितने 68% लोगों ने ये बताया कि भाई उन्होंने बहुत सारी सोशल मीडिया से उनको क्या मिला? सोशल मीडिया हैज़ हेल्प देम इन देयर हार्ड एंड डिफिकल्ट टाइम्स। सोशल मीडिया इतना अच्छा एक साधन है हमारे लिए कि हमारे कठिन समय में हमारे बहुत काम आया। जैसे मैंने अभी कोविड की बात की, ऐसे ही बच्चों को इस चीज़ में स्टडी करने में भी बहुत काम आता है। बहुत बार कुछ ऐसा है कि टीचर ने हमें पढ़ाया लेकिन हम समझ नहीं पाए, तो फिर क्या करते हैं बच्चे? तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से वो उसमें यूट्यूब में जाते हैं, अपना क्वेश्चन डालते हैं, क्वेश्चन डाल करके आप उसके विषय में जानकारी भी ले लेते हैं, अपने सब्जेक्ट के विषय में जानकारी ले लेते हैं और अपनी नॉलेज बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वो दिखा रही हूँ, कुछ ये सोशल मीडिया के माध्यम से जो हमें बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे इंग्लिश सीखना है तो उसके लिए हम अच्छे से इंग्लिश सीख सकते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सोशल मीडिया में डले हुए हैं इंटरनेट में। फिर हम कुछ और कोर्सेज करना चाहते हैं, या विकीपीडिया है, बायजू है, इन सब के माध्यम से हम अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ अब हो क्या रहा है, हम चर्चा करते हैं कि हम जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया को आज के समय में किस किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और किशोरों में विशेष करके इसको इस्तेमाल करने के पीछे मेन जो साइकोलॉजी है या कारण है वो क्या क्या है। एक तो है, अगर बच्चों से पूछो भाई आप मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या और कुछ करते हैं, क्यों? हम बोर हो रहे थे। जब कभी हम बोर होना फील करते हैं कि हमें लगता है हम बोर हो रहे हैं, तो क्या करते हैं? शुरुआत कहाँ से होती है? किसी भी एडिक्शन की। अब हम चर्चा करेंगे कि इंटरनेट एक एडिक्शन क्यों बनता जा रहा है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमें लगता है बोर हो रहे हैं तो क्या करते हैं? चलो कुछ गेम ही खेल लेते हैं। शुरुआत यहाँ से होती है। मोबाइल लिया, मोबाइल को खोला और कुछ गेम वगैरह खेलना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे क्या होता है, उसमें इंटरेस्ट बढ़ता जाता है, और इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते फिर वो बहुत अधिक जब हो जाता है तो हमें समय का ही आभास नहीं होता हम कब तक खेल रहे हैं। फिर और किसके लिए? टीनेजर्स या बच्चे या बड़े भी कर रहे हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको? दोस्तों से बातें करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपके क्लासमेट्स के साथ ग्रुप बन गया है तो अब उनके साथ और कुछ नहीं, चलो पूछ लेते हैं कि मेरी सहेली क्या कर रही है। करते हो ऐसा कि नहीं करते हो? करते हो ना। छुट्टी है, आज छुट्टी है, संडे है, तो अच्छा चलो और कुछ नहीं, और बातें क्या क्या होती है उनमें, कितनी सारी बातें यूजफुल होती हैं, जरा एनालिसिस कीजिए अपना।
हम क्या क्या पूछते रहते हैं, हम पूछते हैं आज कौन सा कलर पहना, आज क्या खाया, इस तरीके की बहुत सारी ऐसी बातें हम करते हैं जो यूजलेस होती हैं, ठीक है। फिर और किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम इस्तेमाल कर रहे हैं जो समूह वार्तालाप चर्चा में होना, मतलब जो हम व्हाट्सएप ग्रुप्स बना लेते हैं तो उसके लिए हम यूज़ कर रहे हैं। हम कहीं गए, हमने अपनी फ़ोटो खींची और फ़ोटो डाल दी और इसके बाद स्टेटस भी लगाते हैं व्हाट्सएप में कि हम कहाँ पर हैं, क्या कर रहे हैं। फिर और क्या करते हैं, समसामयिक मामले, रुझानों को सीखना, यानी जो कुछ इस समय में चल रहा है, जैसे कुछ हमें पढ़ना है, लिखना है या किसी और चीज़ के विषय में कोई टीचर ने हमें कोई काम दे दिया है, टास्क दे दिया है, या फिर हम ये कह देते हैं कि वर्तमान समय में जो भी कुछ समाज में चल रहा है तो उसके विषय में जानकारी आदि हासिल करने के लिए हम इंटरनेट का यूज़ करते हैं। फिर नए लोगों से मिलना, हम इंटरनेट पे नए लोगों से भी मिलते हैं। किसके थ्रू मिलते हैं नए लोगों से? फेसबुक के थ्रू, है ना, इंस्टाग्राम के थ्रू मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारी रील्स बना रहे हैं और फेसबुक में हम सर्च करते रहते हैं कौन है कैसे, अच्छा कोई अच्छा लगा, किसी की फ़ोटो अच्छी लगी, उसी को हमने लाइक कर दिया और हमने फ्रेंड्स बना दिए। किसी किसी के तो फेसबुक के ना जाने कितने कितने फ्रेंड्स बने हुए हैं। फिर और क्या कर रहे हैं, आजकल रील्स बनाते हैं। फिर आजकल वीडियो चैनल्स, सबके लोगों के अलग अलग चैनल्स बन गए हैं, ब्लॉग बनाते हैं। तो इस सब से क्या है कि हमें लगता है कि हम बहुत सारे लोगों को जान रहे हैं, तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल इसके लिए भी कर रहे हैं, नए लोगों से मिलने के लिए भी। फिर मनोरंजन के लिए, जैसा मैंने शुरू में ही कहा कि गेम खेलते हैं, तो मनोरंजन के लिए भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और रचनात्मकता और कौशल बढ़ाना, बहुत कुछ कभी हमें लगता है उसमें आजकल एक वो आता है DIY, है ना, डू इट योरसेल्फ, तो अपने आप बनाएं, ऐसा करके DIY आता है तो उसको हम देखते हैं। या कहीं जैसे कोविड के समय में लोगों ने क्या करा, अरे कोई व्यंजन ही बनाना सीख लेते हैं, तो कुछ नया बनाना सीखा। तो इसके लिए क्या, रचनात्मकता और कौशल बढ़ाने में भी हमारे लिए सहायक भी, और हम इसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर है कुछ ना होना या ऊब महसूस होना, जब कभी हमें लगता है कोई काम नहीं है या ऊब गए हैं, तब भी हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगते हैं। तो ये एक ओवरव्यू है कि दुनिया में कितने लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं। पर अब हम जो चर्चा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया हमारा विषय इंटरनेट एडिक्शन है, तो हम ये चर्चा करेंगे कि कब हमें सावधान हो जाना चाहिए। ये सोशल मीडिया है तो बहुत अच्छी चीज़, बहुत उपयोगी चीज़ है, बहुत सारे काम की चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें हम इसमें सीखते हैं, जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमें कब सावधान हो जाना चाहिए कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा हमारे साथ, या कहीं हम इसके जाल में फंसते तो नहीं जा रहे हैं। तो अपना अपना हमें इसके लिए एक सर्वे करना चाहिए। जब कभी हमें ये लगने लगे यदि ऑफलाइन के लिए ऊर्जा स्तर और उत्साह कम है, यानी जब आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, आप ऑफलाइन हैं या आप इंटरनेट पर नहीं हैं, उस समय यदि हमें ये लगता है कुछ उदासी सी महसूस होती है, हमें लगता है यार एनर्जी ही नहीं है, हमारा एनर्जी लेवल डाउन फील करते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं, उसके जाल में फंस रहे हैं, यानी आप कहीं ना कहीं उसके एडिक्ट हो रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक व्यसन का काम करना प्रारंभ कर दे रहा है। फिर सामान्य बातचीत में संलग्नता में गिरावट आती है। जब कभी आप, जैसे पहले आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, माता पिता से बातचीत करते थे, अब आपको बातचीत करने का मन नहीं करता है, या आपको लगता है क्या किसी से बात करना, चलो कुछ मोबाइल में ही देखते हैं, कुछ कंप्यूटर में ही देखते हैं, फेसबुक पे ही कुछ देखते हैं। यदि कहीं आपको ऐसा लग रहा है और आपस में अपने घर परिवार में बातचीत करने में आपको आनंद नहीं आ रहा है, या बातचीत करने में आप कहीं रुकावट महसूस करते हैं, उदासी महसूस करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप सोशल मीडिया में क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मेरे तक आवाज आनी चाहिए, हाँ, उसमें फंस रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं आप उसके, है ना। फिर आप खेल, होमवर्क या अन्य शौक जैसी अन्य गतिविधियों में जो समय बिताते हैं वह कम हो जाता है। अब आपको हाथ में मोबाइल लेकर के बैठे रहना, मोबाइल पर अपनी फ़ोटोज़ देखना या मोबाइल में और दूसरी चीज़ें देखना या गेम खेलना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं, आपको बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलना अच्छा नहीं लग रहा है। या आप अपनी जो आपकी दूसरी हॉबीज़ थी, आप कुछ और काम करते थे, वो सारे काम, जैसे किसी को गार्डनिंग की हॉबी हो सकती है, किसी को कुछ कलात्मक बनाने की हॉबी हो सकती है, किसी के अंदर पेंटिंग की हॉबी हो सकती है, तो आप अपने वो सारे कार्य, किसी की रीडिंग की हॉबी हो सकती है, अब आपको वो पुस्तक पढ़ना पसंद नहीं आता है। तो ये सारी चीज़ें यदि आपके साथ हो रही हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप इंटरनेट के एडिक्ट हो रहे हैं। फिर आत्मसम्मान और आत्म मूल्य की भावना कम हो जाती है।
कहीं ना कहीं हमारे अंदर हीन भावनाओं से हम ग्रसित होने लगते हैं, या कभी ऐसा लगने लगता है कि हम अपने आप को दूसरों से कम आंकते हैं, कम महसूस करते हैं। तो ये सारी फीलिंग्स भी यदि हमारे अंदर आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आप क्या हो रहे हैं, इंटरनेट के एडिक्ट हो रहे हैं। फिर इसके लिए अब करना क्या चाहिए, हमें अपना एनालिसिस खुद करना चाहिए। अब यहाँ पर इतने सारे बच्चे बैठे हैं, आप सब अपना अपना एनालिसिस करिए कि आप क्या कर रहे हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं, अपने लिए कुछ चार्ट भी बनाना हमें चाहिए अपने लिए। जैसे कि आपको आदर्श दिनचर्या भी बीच में बताई होगी एक दिन कि हमारी एक दिनचर्या आदर्श दिनचर्या होनी चाहिए। तो अब उसमें भी आप देखिए कि आप इंटरनेट पर कितना समय बिताते हैं, सोशल मीडिया पर आप कितना समय बिताते हैं। क्या आप इंटरनेट पर अधिक मात्रा में वीडियो, मोबाइल गेम खेलते हैं? अपने लिए एक चार्ट बनाइए, कितना खेलना है। अभी तो हमारी पढ़ने लिखने की उम्र है, तो हमारा ध्यान किस में ज़्यादा होना चाहिए, किस में ज़्यादा होना चाहिए, पढ़ाई में, है ना। तो फिर अपने लिए देखिए कि आप उसके बावजूद आप गेम खेलने में या इंटरनेट में कुछ और काम करने में, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग आदि ही है, वेब सर्फिंग है, तो उसमें, या वेब सीरीज़ देखने की है। अभी वेब सीरीज़ एक नया वो चल पड़ा है, उसमें क्या होता है, कुछ भी विशेष नहीं होता है, गॉसिपिंग ही होती है सारी। लोग अपना अपना वो बना करके डालते हैं, ब्लॉगिस्ट जो हैं वो अपना अपना ब्लॉग बना के डालते हैं, आज उसने क्या खाया, कब सोया, कब उठा, इस तरीके के बहुत सारे ऐसे वीडियोस इंटरनेट में डले हुए हैं। हम क्या करते हैं, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जब इसमें फंसते हैं तो किसी का चेहरा अच्छा लगा, किसी का नाम अच्छा लगा, किसी का बोलने का स्टाइल अच्छा लगा, तो वो उसी में घूमते जाते हैं, उसी को रोज़ सर्च करते हैं कि आज उसने क्या खाया था, आज उसने क्या देखा था, आज वो कहाँ गया। तो इस तरीके से हम कितना टाइम उसमें वेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये अपने लिए देखिए कि हमने प्रतिदिन कितना समय इंटरनेट पर बिताया, 1 घंटा बिताया कि 2 घंटे बिताए। यदि आप 1 घंटे से ज़्यादा इस तरीके के कार्यों में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ाई लिखाई के अलावा यदि आप कहीं काम कर रहे हैं, कुछ आवश्यकता की चीज़, कुछ सीखने की चीज़ है, उसके अतिरिक्त यदि आप कहीं गेम खेलने आदि में व्यर्थ समय 1 घंटे से अधिक यदि आप बिताते हैं, तो आप मान लीजिए कि आप क्या हो रहे हैं, उसके आदी हो रहे हैं, आप इंटरनेट के एडिक्ट हो रहे हैं। फिर क्या आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं या शॉपिंग साइट्स की जांच कर रहे हैं? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उसकी शॉपिंग साइट्स में देखते रहते हैं क्या नया फैशन आया, कौन सी नई ड्रेस आई, फिर उसको ऐड टू कार्ट करते रहते हैं, अपने कार्ट में ऐड करते जाते हैं। और ऐसे करके बहुत सारे बच्चे या बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे लोग अनावश्यक शॉपिंग भी करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए थी वो भी करते जाते हैं। और सब कुछ आजकल तो इंटरनेट के थ्रू ही चल रहा है, तो उसमें क्या है, जो पैसा भी देना है वो हाथ से तो देना नहीं है, वो भी अपने अकाउंट से डायरेक्ट जा रहा है, तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमने कितने हजार रुपए व्यर्थ ही, फिजूल में ही खर्च कर दिए। और बहुत बार जो सामान आता है वो कैसा आता है, करते हैं आप में से कुछ लोग इंटरनेट शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? कितने लोग करते हैं, जरा हाथ उठाओ। बहुत लोग करते हैं भाई ऑनलाइन शॉपिंग। चलो ठीक है, तो उस ऑनलाइन शॉपिंग में हर बार आप जो मंगाते हैं वैसा ही सामान आता है कि कभी कभी खराब भी आता है? कितने लोगों को ऐसा अनुभव है कि खराब सामान आया? हाँ देखो, फिर जब खराब सामान आया तो मूड ऑफ हो गया और ऐसा लगता है कि पैसा भी वेस्ट हुआ। कभी कभी वो वापस भी हो जाता है और कभी कभी वापस नहीं भी होता। तो ये क्या हुआ, इसमें हमारा पैसा भी व्यर्थ गया और मन भी खराब हुआ, धन भी खराब हुआ, है ना, समय भी खराब हुआ। तो इस तरीके से ये भी हम देखें कि कहीं हम व्यर्थ में ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं कर रहे हैं, ऑनलाइन ज़बरदस्ती हम टाइम तो नहीं वेस्ट करते, घंटों बिता देते हैं अलग अलग तरीके की ड्रेसेस आदि और दूसरी चीज़ें देखने में। फिर क्या आप शारीरिक रूप से फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स को चेक करना बंद नहीं कर सकते? इसका मतलब ये है कि हम मोबाइल अपने पास रखे रहते हैं, जरा सा कुछ भी एक वो आया तुरंत हमने निकाला, अपना मोबाइल खोला और उसमें रील्स देखना शुरू कर देते हैं। जरा सा भी हमें लगा, थोड़ा सा भी टाइम हम खाली बैठे हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल खोलते हैं और मोबाइल में कुछ ना कुछ हम देखना शुरू कर देते हैं। यानी हर समय हम उसमें एंगेज रहते हैं, अपना पूरा समय हम उसमें लगाए रहते हैं। कहीं हम ऐसा तो नहीं कर रहे जब भी खाली बैठे तभी फ़ोन निकाला और उसमें कुछ ना कुछ देखने लगे और फिर पता ही नहीं चलता, समय का आभास ही नहीं होता कि हमने कितने घंटे वो रील्स देखते देखते समय निकाल दिया। फिर अब उसमें किसी भी तरीके का मैटर होता है, तो कभी हमारा मूड अच्छा होता है तो कभी हमारा मूड खराब भी हो जाता है। क्या सोशल मीडिया और इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग आपके दैनिक जीवन के रिश्तों, काम, स्कूल, नींद में हस्तक्षेप कर रहा है? अपना अपना हमें एनालिसिस करना है कि हम मोबाइल अगर इस्तेमाल करते हैं तो हम किस तरीके से उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कुछ लोग कह रहे हैं नहीं दिख रहा है, कितने लोगों को दिख रहा है? ठीक, तो जिन्हें नहीं दिखाई दे रहा है इसका मतलब अभी वो सो रहे हैं, है ना।
क्योंकि दोनों तरफ से बच्चों ने हाथ उठाया कि उन्हें दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें भी हमें अपना एनालिसिस करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी क्या है, जैसे माता पिता हमसे कुछ बात करते हैं तो हमारा बात करने का तरीका बिगड़ गया है, हम झल्ला करके बात करते हैं, हम उनसे बातचीत नहीं करना चाह रहे हैं, या हमारा जो काम है, जो काम हमने करना था, जो सोचा हुआ था, वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, पूरा ही नहीं हुआ, या फिर स्कूल जाना है लेकिन स्कूल में हमें जो होमवर्क आदि मिला हुआ है वो हमारा पूरा नहीं हुआ। यानी हमारे जो डेली रूटीन के जो काम हैं, दैनिक दिनचर्या है, हमें नींद आना कम हो गया है, या और दूसरे ऐसी दैनिक दिनचर्या हमारी प्रभावित तो नहीं हो रही है। यदि हो रही है तो फिर अभी से सजग हो जाएं। अब यहाँ पर देखिए, एक प्रश्न है मेरा आप सब बच्चों से। एक हम एनालिसिस करते हैं कि यदि आपके हाथ में मोबाइल नहीं है, कहीं आपका मोबाइल खो गया, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सब लोग बीच बीच में से अपना हाथ उठाएंगे भाई कि किसको कैसा महसूस होता है। सबसे पहला तो ये है कि यदि आपके हाथ में मोबाइल नहीं है तो आप एकदम घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, एक ऐसा साथी छूट गया, जैसे आपका कोई बेस्ट फ्रेंड छूट गया हो। कितने बच्चों को ऐसा लगता है? कुछ बच्चे तो हैं, यदि आपका मोबाइल छूट गया है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो आप पैनिक हो जाते हैं, एकदम परेशान हो जाते हैं। ठीक, अब कुछ मायूस हो जाते हैं, अरे मोबाइल नहीं है तो अब क्या करेंगे। ऐसे कितने बच्चे हैं? इसमें भी कुछ बच्चों ने हाथ उठाया। जरा ईमानदारी से हाथ उठाइए। मोबाइल नहीं दिख रहा है, कहीं पर मोबाइल नहीं मिल रहा है तो एकदम उदास हो गए हैं, मायूस हो गए, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज खो गई है हमारी, कब मिलेगी हमें। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो यदि मोबाइल ना मिले तो बीमार महसूस करते हैं अपने आप को, ऐसा लगता है कि हमें तो टेम्परेचर हो गया है, बुखार हो गया है। ऐसे भी कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चों ने हाथ उठाया, ऐसा लगता है कि मोबाइल नहीं है तो फिर अब तो हम बीमार ही हो गए, क्या करेंगे पता नहीं। और कितने बच्चे ऐसे हैं जो मोबाइल नहीं है तो बिल्कुल कोई बात नहीं, चिंता मुक्त हैं। बहुत बच्चे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब चलिए, अब मैं इसका आपको वो बताती हूँ कि इसका इफेक्ट क्या है। ठीक, जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें मोबाइल नहीं मिलता, जरा सी देर के लिए भी मोबाइल खो जाता है तो वो सतर्क हो जाएं, जो पैनिक हो जाते हैं, जो एकदम घबराहट महसूस करते हैं, वो सतर्क हो जाएं। आप इंटरनेट के जाल में फंस चुके हैं, आप उसके शिकार हो चुके हैं। ठीक है, मेरे को लगता है लगभग 25 से 30 से ज़्यादा बच्चों ने हाथ उठाया था, तो वो बच्चे ज़रा सावधान हो जाएं। यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि अब इस मोबाइल के लिए आपको अपना रूटीन बनाना है और इसका आपको समय निश्चित करना है। यदि आपने अभी आप सावधान नहीं हुए तो निकट भविष्य में आपके साथ समस्याएं उत्पन्न होंगी। फिर कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने हाथ उठाया कि मोबाइल नहीं रहता है तो एकदम मायूस हो जाते हैं, बहुत उदास हो जाते हैं, उनका कहीं मन नहीं लग रहा होता है फिर मोबाइल के बिना। तो वो बच्चे भी सतर्क हो जाएं। आप भी इंटरनेट के क्या हो रहे हैं? शिकार हो रहे हैं, यानी उस एडिक्शन के शिकार हो रहे हैं आप, है ना। आपके अंदर इंटरनेट एक व्यसन के तरीके से आपके जीवन में घर करना शुरू कर दिया है। फिर जो बीमार महसूस करते हैं वो तो और भी ज़्यादा सतर्क हो जाएं। कुछ लगभग 15-20 बच्चों ने इसमें भी हाथ उठाया था कि यदि आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपको लगता है कि बुखार हो गया है, टेम्परेचर हो गया है, उसके बिना क्या ही करेंगे हम। तो यदि ऐसा कुछ किसी को लग रहा है तो उनको एकदम से और भी ज़्यादा सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर तो उन्हें अपने लिए ऐसा रखना ही चाहिए कि वो एक दिन अपना मोबाइल नियम बनाना चाहिए कि 4 घंटे मोबाइल बिल्कुल हाथ में लेंगे ही नहीं। यदि आप जो लास्ट इसमें दिखाई गई है स्माइली, यदि आप चिंता मुक्त रहना चाहते हैं, आपके पास फ़ोन नहीं है कोई बात नहीं, आगे कोई ऐसी बड़ी चीज़ तो नहीं है। यदि आप चिंता मुक्त रहना चाहते हैं, इस तरीके से रहना चाहते हैं कि फ़ोन है तो भी कोई बात नहीं, नहीं है तो भी कोई बात नहीं, तो फिर आप अभी से जो ये पहले वाले 3 चेहरे हैं ना स्माइलीज, किसी को फीवर हो गया है, कोई बेचारा मायूस हो गया है, वो सब बच्चे अपना एक नियम बना लें कि कम से कम 4 घंटे 5 घंटे मोबाइल को कहीं रख करके भूल जाए, तभी आप इस एडिक्शन से, अभी शुरुआत है तो बच जाएंगे। नेक्स्ट उसमें देखते हैं आगे वो क्या कह रहे हैं। इंटरनेट की लत को लगातार नेट का उपयोग करने की अनिवार्य इच्छा के रूप में परिभाषित किया गया है। यानी इंटरनेट एडिक्शन क्या है? मतलब हम लगातार इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहे, हम उसे छोड़ना ही नहीं चाहते हैं, चाहे फिर वेब सर्फिंग में घंटों बिताना हो, चैट रूम में घूमना हो या ऑनलाइन गेम खेलना, मतलब किसी न किसी तरीके से हम इंटरनेट में लगे रहना चाहते हैं। यदि हमारी ये स्थिति होती है तो आप ये मान लीजिए कि आप इंटरनेट के शिकार हो रहे हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे हमें पता ही नहीं चलता, हम शुरुआत करते हैं लेकिन हमें ये पता ही नहीं चलता कि कब हम इस इंटरनेट के
जो इसका एक दूसरा स्वरूप है, जिसको हम कह देते हैं कि हर व्यक्ति का एक देव स्वरूप है, एक दानव स्वरूप भी है। जैसा मैंने डायनामाइट का एग्जाम्पल दिया कि डायनामाइट से बहुत सारे निर्माण भी हुए हैं, तो डायनामाइट से ध्वंस भी किया जाता है। तो उसी तरीके से जहां इंटरनेट हमारे लिए एक ज्ञान का पिटारा है, हमारे व्यक्तित्व विकास में भी हमारे लिए सहायक है, बहुत सारी चीज़ों में सहायक है, वहीं पर हमारे लिए ये एक नुकसानदायक भी है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं? वेब सर्फिंग करना, ये भी हमने चर्चा की कि कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ खोजते रहना, रील्स देखते रहना। फिर दूसरा है इंटरनेट गैम्बलिंग एडिक्शन। बहुत सारी इंटरनेट पर ऐसी गेम्स आती हैं, कुछ ऐसे वो आते हैं, क्वेरीज आती है, जैसे T20 की टीम बन गई तो क्रिकेट में इस बार कौन सी टीम जीतेगी, कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन करना, कुछ ये करना, उस पर आप लाइक्स देते हैं या कुछ और अपना व्यूज़ देते हैं कि भाई कितने लोग जीतेंगे क्या। ये इंटरनेट गैम्बलिंग है। तो ये सट्टेबाजी के तरीके से, और इसमें बच्चे बहुत जल्दी, स्पेशली जो किशोर लड़के हैं वो तो बहुत ही जल्दी इसमें जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में सबको इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से लड़कियां भी करती हैं। तो यदि इस तरीके की गेम्स में आप कहीं जाते हैं, इस तरीके की चीज़ों में आप जाते हैं, तो उसमें तो एक तरीके से धीरे धीरे आपको वो लत लगती चली जाती है। बार बार उसको देखते हैं, खोल करके देखते हैं कि क्या हुआ। तो इससे आपको बचना चाहिए। ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी आप इंटरनेट में जा करके ऐसी चीज़ों को तो छुएं ही नहीं, इसकी और अपना इंटरेस्ट बिल्कुल ना बनाएं। फिर सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन, लोगों से हम मिलते हैं बहुत सारे, उसमें हमने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स बना लिए हैं, बहुत सारे ग्रुप्स बना लिए हैं और बहुत सारा हम मैसेजेस डालते रहते हैं। तो वो क्या है, सोशल नेटवर्किंग एडिक्शन में भी हम धीरे धीरे क्या है, हम बार बार खोल के देखते हैं कि मुझे कितने लाइक्स मिले, और थोड़ी थोड़ी देर बाद हम अपने उसको मोबाइल को, हर समय वो मोबाइल हमारे साथ ही चलता है। और ये भी एक एडिक्शन है कि हर समय हमारा मन जो है वो एक तरफ किस में बना रहता है, उस मोबाइल में बना रहता है। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम बहुत गहराई से बहुत अच्छा कुछ पढ़ाई कर रहे थे, और जब हम पढ़ाई कर रहे थे और किसी ने बीच में मैसेज डाला तो हम तुरंत उसको देखने के लिए खोलते हैं, और उसके बाद जब हम उसको देखने के लिए खोलते हैं तो फिर कहीं से कहीं हम पहुंचते हुए चले जाते हैं। फिर वो पता ही नहीं चलता कि 1 मिनट का मैसेज, हमने 1 सेकंड के लिए मैसेज देखने के लिए मोबाइल को खोला था, लेकिन अब आधा घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, और हम कोई सवाल हल कर रहे थे या कुछ और हम काम कर रहे थे, वो हमें भूल ही गया। अब जितनी पढ़ाई हमने आधे पौन घंटे करी थी वो सारी हम भूल चुके, फिर दोबारा करनी पड़ती है। तो ये जो सोशल नेटवर्किंग का एडिक्शन है, इससे भी हमें बचना चाहिए। फिर ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन, पबजी आदि कितनी सारी गेम्स के विषय में आपने सुना होगा। पिछले दिनों ऐसी बहुत सारी गेम्स आई, उसमें कुछ बच्चे पैसा भी लगाते हैं, सब करते हैं, और फिर उससे क्या होता है, धीरे धीरे वो जो पबजी वगैरह जो गेम्स थी वो तो यहाँ तक थी, इतना ज़्यादा एडिक्टिव थी कि कुछ लोगों ने उन ऐसी गेम्स में सुसाइड तक कर लिया। तो इस तरीके की जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसको भी वो भी एक एडिक्शन के लिए बहुत बड़ा एक वो है, इंटरनेट में हम एडिक्ट हो जाते हैं उसके भी, तो उनसे भी हमें बचना चाहिए। फिर साइबर सेक्स एडिक्शन, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है किशोर बच्चों के साथ में, क्योंकि मोबाइल में या इंटरनेट में सब कुछ खुला हुआ है, कहीं पर किसी भी तरीके का कोई लॉक नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो क्या करते हैं हम, कोई एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट आई, क्यूरियोसिटी नहीं है, तो क्या करते हैं हम, कोई एक छोटी सी एडवर्टीजमेंट आई, क्यूरियोसिटी हुई, हमने देखा उसको और फिर हम उसको देखते हुए चले जाते हैं। इसमें चीज़ें कौन सी, जो सेक्सुअल कंटेंट्स हैं, जो हमें नहीं देखने चाहिए, ऐसे कंटेंट्स भी बहुत सारे इसमें अवेलेबल होते हैं। और किशोरावस्था में, क्योंकि जैसे भी पिछले दिनों से, दोनों दिनों में आपको बताया गया कि हार्मोनल चेंजेस भी हमारे शरीर में होते हैं, और ऐसे समय में कुछ चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं, और आकर्षित करती हैं तो हम एक बार जब देखते हैं फिर हमें लगता है और देखें, तो ऐसी चीज़ें हमें पतन की ओर ले जाती हैं। और ये चीज़ें क्या है, फिर ये हमारा पूरा का पूरा व्यक्तित्व ही हमारा समाप्त हो जाता है। तो जो साइबर सेक्स एडिक्शन है, इससे तो हमें बिल्कुल बचना चाहिए। ये भी इंटरनेट में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे व्यक्तित्व को पूरे तरीके से नष्ट कर देती है। ऑनलाइन शॉपिंग एडिक्शन, इसकी हमने चर्चा अभी की, ठीक। अब ये एडिक्शन बनता क्यों है, आखिरकार इंटरनेट हमारे लिए एडिक्शन बनता क्यों है, हमें पता क्यों नहीं चलता कि हम एडिक्ट हो गए? क्योंकि यह 24/7 उपलब्ध है, यानी 24 घंटे 7 दिन, सबसे इजी है, हर समय हमारे पास उपलब्ध है, यानी सर्व सुलभ है, इजीली अवेलेबल है, इसलिए हमें यह पता नहीं चलता कि हम इसके शिकार हो रहे हैं। फिर और क्या है, ये गुमनाम हो सकता है, मतलब जब हम इंटरनेट में कुछ भी चीज़ें देखते हैं तो हमें लगता है कौन देख रहा है, किसी को भी नहीं पता है, सिर्फ मुझे पता है कि मैं क्या क्या देख रही हूँ या क्या क्या देख रहा हूँ, लेकिन मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता चलता कि हम क्या देख रहे हैं, इसलिए हम उसमें घंटों बिताते चले जाते हैं, हमें पता नहीं चलता है। फिर सुरक्षित महसूस होता है,
जब हम कुछ उसमें इंटरनेट में कुछ देख रहे हैं तो हमें लगता है हमारा कोई साथी ही हमारे साथ बैठा हुआ है, हम अकेलापन हमें महसूस नहीं होता और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। यानी कुछ भी हम अनर्गल, अच्छा बुरा कुछ भी हम देख रहे हैं पर हमें लगता है हम अपने घर के अंदर ही तो बैठे हुए हैं, हमें किसी प्रकार की कोई असुरक्षा तो इसमें है ही नहीं। तो इसलिए भी हम इसके एडिक्ट होते जाते हैं। प्रयोग करने में आसान है, प्रयोग करने में इतना आसान है कि 3 साल का छोटा बच्चा भी मोबाइल खोल करके कुछ भी देखता है। अभी आप उसको पकड़ा दो तुरंत खोल लेगा कुछ भी वीडियो। अगर माँ जो है बार बार किसी एक वीडियो को दिखाती है तो बच्चा तुरंत उस वीडियो को खोल लेता है, देख लेता है। और यह कनेक्शन का भ्रम प्रदान करता है। जो अभी मैंने बताया कि हमें लगता है हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें लगता है कि हम अपने 4-5 मित्रों के साथ बैठे हुए हैं, हम इसमें अकेलापन नहीं महसूस करते और हमें लगता है कि हम एक ग्रुप में बैठे हैं, समूह में बैठे हैं। तो ऐसा भी हमें ये भ्रम प्रदान करता है। और ये सस्ता है और मज़ेदार और बहुत आकर्षक है, किसी प्रकार का बहुत पैसा इसमें खर्च नहीं होता, सस्ता है, तो इसलिए हम इसको आराम से मज़े से घंटों तक इंटरनेट में बिताते रहते हैं। पर अब इसके जो एडिक्शन के दुष्परिणाम क्या क्या है, इसके लिए सावधान हो जाइए सब और अपना अपना एनालिसिस कीजिएगा कि किसके किसके साथ कुछ ऐसा हो तो नहीं रहा कहीं। अब ये जो इंटरनेट है इसका जब एडिक्शन है तो उसके साथ में जो दुष्परिणाम है, उन दुष्परिणामों में हमारे साथ क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। पहली समस्या तो है बैक पेन की। क्यों? मोबाइल को हमने लिया हुआ है, हम देख रहे हैं या फिर कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं, झुक करके बैठे हैं, घंटों तक बैठे हुए हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनकी बात अलग है कि उनको काम करना है, मजबूरी है। आजकल जितनी भी उसमें कंपनियां हैं सब में कंप्यूटर में काम करना पड़ता है और 24 घंटे में से 17 घंटे 16 घंटे कोई लोग 10 घंटे कंप्यूटर पे काम कर ही रहे हैं। जिनका वो काम है वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि वो कमाएंगे तो खाएंगे। लेकिन अब यहाँ बात किसकी हो रही है? हम सब बच्चों की है। जो छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं, किशोर वय के बच्चे बैठे हैं, बच्चों के साथ भी ये समस्याएं आ रही हैं। बड़ों को तो समस्या इसलिए हो रही है कि उनकी मजबूरी है, उन्हें काम करना है। लेकिन बच्चों के साथ क्या हो रहा है? अब ऐसे धीरे से कमर झुकती जा रही है या बैक एक की शिकायत है। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ बच्चों को ऐसे ही यहाँ पर जो गले के पीछे की जो हड्डी है वो उठी हुई हो जाती। कंटिन्यूअस हम मोबाइल में लगे हुए हैं तो इससे क्या हो रहा है? बैक पेन की शिकायत हो रही है, सर्वाइकल की शिकायत हो रही है और धीरे धीरे आदमी झुकता जा रहा है। इसके अतिरिक्त दूसरी क्या शिकायत है? कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कार्पल टनल सिंड्रोम क्या होता है? जो हमारा हाथ है, हाथ का ये हिस्सा सुन्न होने लगता है। क्यों? मोबाइल को ऐसे पकड़े रहते हैं और मोबाइल में जब ऐसे पकड़ करके और गेम आदि जब आप खेलते रहते हैं, कुछ सर्व करते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो क्या होता है? हमारे हाथ की इसमें लगभग 8 हड्डियां हैं, जो पूरी हड्डियों के ऊपर उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है? वो हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे स्थिति ये हो जाती है कि ये जो हमारा हाथ है ये सुन्न होने लगता है। कितने बच्चे ऐसे हैं जरा बताओ जिन्होंने ये महसूस किया है? तो अब देखिए, अगर इतनी छोटी सी एज में ही आपको ये कार्पल टनल सिंड्रोम की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, ये धीरे धीरे कहाँ तक ले जाती है मालूम है? धीरे धीरे पूरा हाथ सुन्न होने लगता है और फिर पूरा हाथ यहाँ तक सुन्न होने लगेगा और आपकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम जबरदस्त तरीके से आपको फ्रोजन शोल्डर आदि आदि कहीं तक ले जाएगी नहीं पता। तो ये जो कार्पल टनल सिंड्रोम है ये भी कब होता है? जब हम मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करने लगते हैं। इसके अतिरिक्त एक और चीज़ है, जब हम मोबाइल का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो हमारी ये जो उंगलियों के टिप्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा नाजुक होने लगते हैं। तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें, और जो उंगलियों के टिप्स हैं इतने नाजुक होने लगते हैं, आप कोई गर्म चीज़ नहीं पकड़ पाएंगे, कोई और काम नहीं कर पाएंगे, सेंसिटिविटी जो है वो कम होने लगती है क्योंकि इसकी मोबाइल की रेडिएशंस भी हमें इफ़ेक्ट करती हैं। इसके बाद इंसोम्निया, नींद आने में समस्या, नींद ही नहीं आ रही है, बहुत बहुत देर हो जाती है, हम सो नहीं पाते हैं। तो ये भी एक समस्या कब होती है? जब ज़्यादा देर रात तक पता ही नहीं चलता कितनी रात निकल गई, कितना समय हो गया, हम मोबाइल में गेम खेल रहे हैं या इंटरनेट में कुछ और दूसरी चीज़ें देख रहे हैं, पता ही नहीं चलता। तो इसलिए भी एक समस्या ये नींद ना आने की समस्या। कितने बच्चों को ऐसी कोई समस्या है कि उन्हें नींद नहीं आती? देखो भाई, कितने सारे बच्चों ने हाथ उठाया। तो भाई ये तो मामला गंभीर है, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, जरा अभी से सजग हो जाइए। फिर हेडेक की समस्या, सर दर्द होता है। जब रात को नींद प्रॉपर नहीं हुई है तो फिर सर में भी दर्द बना रहेगा, सर में भारीपन बना रहेगा, एक मन में उदासी सी बनी रहेगी। स्कूल जाएंगे तो स्कूल में जाकर के मन नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि सर में दर्द हो रहा है। तो मोबाइल को जब आप ज़रूरत से ज़्यादा देखते हैं तो सर दर्द भी होने लगता है क्योंकि उसका आँखों पर स्ट्रेन पड़ता है। अगला मेरा पॉइंट है आई प्रॉब्लम्स, आँखों की समस्याएं होने लगती हैं। छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लग गया है। इससे क्या है, जब हम मोबाइल में या कंप्यूटर में फेसबुक आदि देखते रहते हैं तो उससे जो रेडिएशंस हैं वो रेडिएशंस हमारी आंखों को भी प्रभावित करती हैं।
वो रेडिएशंस हमारे पूरे ही बॉडी को प्रभावित करती हैं, लेकिन आंखों के, क्योंकि आंखों के ऊपर सबसे ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है, तो क्या होता है, किसी किसी को ड्राई आईज की समस्या होती है, आंखों में सूखापन आ जाता है, बार बार आंखें ऐसे लगती कि ड्राई हो गई हैं। फिर कहीं आंखों में पानी आने की समस्या होती है, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं यदि आपका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है तब। स्क्रीन टाइम ज़्यादा मतलब आप ज़्यादा देर तक मोबाइल आदि देखते हैं, तब ऐसा होता है। कितने बच्चों के साथ ऐसा है कि उनको आंखों की समस्याएं हो रही हैं? हाथ खड़ा करो तो देखो कितने सारे बच्चों ने हाथ उठाया। तो अब सजग हो जाइए भाई, आपका ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल है तो आपके हाथ में बहुत अच्छी चीज़, लेकिन आप इस पर ज़रूरत से ज़्यादा समय बिता रहे हैं। जो जितना समय आपको नहीं बिताना चाहिए उससे ज़्यादा समय आप बिता रहे हैं। फिर और क्या होता है, वेट गेन होना। जब हम इंटरनेट उसमें कुछ ना कुछ गेम खेल रहे हैं, मोबाइल में डूबे हुए हैं, तो हमें यही नहीं पता कि हमने खाया भी या नहीं खाया। बहुत से बच्चों को ये पता नहीं होता कि कितना खाया कितना नहीं खाया। बहुत सारे बच्चे ओवर ईटिंग कर लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों के साथ या बहुत सारे लोगों के साथ, ये बड़ों की भी समस्या है, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनका खाने का समय उन्हें पता ही नहीं कि उन्होंने खाया भी कि नहीं खाया। पूरा दिन भर निकल गया, पता ही नहीं कि खाया, पानी का गिलास पिया भी कि नहीं पिया, ना उन्हें खाने की सुध रहती ना पीने की सुध रहती है, या फिर ज़्यादा खा लिया। तो ये क्या है, इन सब चीज़ों से वेट गेन होता है, ओबेसिटी की शिकायत होने लगती है। फिर पुअर न्यूट्रिशन, जब ठीक से हम खा पी ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही नहीं है ज़्यादा खाया कि कम खाया, तो पुअर न्यूट्रिशन की समस्या भी होती है। ज़्यादा खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं, तो भी पुअर न्यूट्रिशन की समस्या होती है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटीज़ हमारी नहीं हो रही हैं, है ना, हमारी हलचल नहीं हो रही। हम दिन भर बैठे हुए हैं, या लेट करके मोबाइल देख रहे हैं, या बैठ करके देख रहे हैं, तो दिन भर हम बैठे हुए हैं, तो फिर क्या होता है, उससे भी पुअर न्यूट्रिशन की समस्या होती है और वेट गेन की समस्या होती है। फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं हो रही, तो बहुत सारी दूसरे प्रकार की बीमारियां हमें घेरने लगती हैं। इसके अतिरिक्त और क्या होता है, पुअर पर्सनल हाइजीन। पुअर पर्सनल हाइजीन, अभी कोविड के समय में तो इसके बहुत सारे उदाहरण अपने आसपास में देखने में मिले होंगे। पुअर पर्सनल हाइजीन क्या मतलब, अरे कौन देख रहा है, नहाने की क्या ज़रूरत है, कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि उसमें स्कूल का टाइम हो गया, ऑनलाइन क्लास चलती है, फटाफट उठे, मुंह ऐसे धोया और फट से क्या करे, अपना मोबाइल खोला, टीचर ने अभी अटेंडेंस लगानी है और अटेंडेंस लगा के बैठ गए। कितने बच्चों ने ऐसा किया, जिसको हम कह देते हैं कि बिना नहाए धोए स्कूल गए? किया आप लोगों ने कोविड के दौरान ऐसा कि नहीं किया? नहीं किया, शाबाश भाई, बड़ी अच्छी बात है, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। रोज डेली नहा करके ही अपनी क्लास अटेंड करते थे, ऐसा क्या? टीचर ऑनलाइन क्लास ले रही है और क्या किया बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों का, हमें पता है आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे होंगे। तो इसमें क्या है, पुअर हाइजीन, मतलब बच्चों के मन में ये रहता है, हम उसमें बच्चे क्या बड़े भी, बहुत सारे ऐसे उस समय में कोविड के दौरान बहुत सारे वो फोटोज आते थे कि व्यक्ति ने टाई लगाई है, शर्ट पहनी है और नीचे केवल नेकर पहन के कुर्सी पे बैठे हैं, अपना ऑनलाइन वो खोल करके वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। तो ऐसे ही वर्क फ्रॉम, जब आप स्टडी फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उस समय भी बहुत सारे बच्चों की ऐसी स्थितियां थी, बैठ करके खा भी रहे हैं और बैठ करके क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, नहाना धोना कुछ भी करना, अरे कौन कंघी करने की क्या आवश्यकता है, नहाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे और दूसरी बहुत सारी बीमारियां होने लगती हैं। और उसमें भी क्या होता है कि तो अरे कौन उठेगा, इतना भी टाइम वेस्ट होगा, मेरी गेम चल रही है, टाइम वेस्ट होगा, ये सब जो दिमाग में चलता है, और उसके चलते हम अपने जो दैनिक कार्य हैं या और दूसरे जरूरी कार्य हैं उनको छोड़ते हैं। तो आप समझ लीजिए कि आप इंटरनेट के एडिक्ट हो रहे हैं। फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम कैसे हैं, डिप्रेशन। डिप्रेशन की समस्या किन किन कारणों से आ रही है? जब हम इंटरनेट के एडिक्ट हो रहे हैं तो डिप्रेशन की समस्या के कारण है, जब हम गेम खेल रहे हैं तो गेम खेलते समय यदि हमें अच्छे गेम में अंक नहीं मिले, यानी हम जीते नहीं, तो क्या हुआ, हमारे अंदर मन में एक डिप्रेशन आने लगता है। दूसरा, अभी जैसे बात की कि हिलडुल कम हो जाती है, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। जब हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं तो फिर हैप्पी हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं वो भी हमारे उसमें से सीक्रेट नहीं होते हमारे उसमें। तो जब हैप्पी हार्मोन सीक्रेट नहीं होंगे तो फिर हमारे अंदर डिप्रेशन की समस्या आने लगती है। फिर एंग्जाइटी होती है, अचानक से कुछ ना कुछ मन में वो हो जाना, एक भय होना या कुछ और होना, पब्लिकली जाने में हम पसंद नहीं कर रहे होते हैं। फिर इसके अलावा स्ट्रेस, तनाव, इन सब के एक कारण ये भी है कि जब हम व्हाट्सएप के ऊपर अपने फ्रेंड्स को या फेसबुक में अपने फ्रेंड्स को कुछ फ़ोटो आदि भेजते हैं या अपना कुछ और, तो हम देखते हैं कि हमें कितने लाइक्स मिले। मेरी सहेली को ज़्यादा लाइक्स मिले हैं, मुझे कम लाइक्स मिले हैं। तो इससे भी ऐसा होता है कि व्यक्ति को अपने अंदर में एक हीनता महसूस होने लगती है कि क्या मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ, मुझे इतने लाइक्स क्यों नहीं मिले। तो ये सारी चीज़ें भी इंटरनेट पर जब हम कर रहे हैं तो उससे हमारे अंदर एक अनचाहा तनाव पैदा कर रहे हैं और इसके कारण भी लोग स्ट्रेस में आने लगते हैं।
अवॉइडेंस ऑफ वर्क, हम अपने काम को छोड़ते हैं, अपने काम को हम अवॉइड करने लगते हैं, इंटरनेट में गेम आदि में ही लगे हुए हैं और अपने काम की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। फिर नो सेंस ऑफ टाइम, टाइम का ही पता नहीं चल रहा है, सुबह है कि शाम है, दिन है कि रात है, यही चीज़ें हमें पता नहीं चल रही। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, ये आज की जनरेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर आती जा रही हैं जैसे जैसे वो इंटरनेट के एडिक्ट होते जा रहे हैं। आइसोलेशन विद फिजिकल वर्ल्ड, अब वो बाहरी दुनिया से मिलना नहीं चाहते, एक समस्या ये भी समाज में बच्चों के अंदर आती जा रही है। और इसके साथ में ऑटिज़म की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। आज डॉक्टर्स के पास में ऑटिज़म की शिकायत को लेकर के बच्चों के साथ में कि हमारे बच्चे को ऑटिज़म की शिकायत हो गई, उसको लेकर के डॉक्टर्स के पास में भीड़ लगी हुई है। क्यों लगी हुई है भीड़? बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे मोबाइल में ही रहना चाहते हैं, बात बात में चिढ़ जाते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जो बात बात में चिढ़ जाते हैं? मोबाइल जरा सा माँ ने मना किया कि भाई मोबाइल को छोड़ दो तो हम एकदम से चिढ़ जाते हैं कि नहीं नहीं। ये सब जो चीज़ें हैं अभी से आपको जागरूक होने की आवश्यकता है। और ऑटिज़म की शिकायत में क्या हो रहा है? बच्चे माता पिता से मिलना नहीं चाहते, दूसरे लोगों से मिलना नहीं चाहते, अपने फ्रेंड्स के साथ मिलना नहीं चाहते और किसी से बातचीत करना नहीं चाहते, दिन भर केवल मोबाइल में ही रहना चाहते हैं। और मोबाइल उनके हाथ से छीन लिया जाए तो बहुत अधिक एकदम से उग्र हो जाते हैं, बहुत अधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो ये सारी जो समस्याएं ये कब आने लगती हैं? जब हम इंटरनेट के उसमें एडिक्ट हो रहे हैं। और स्थिति क्या हो रही है? पहले का मनुष्य कैसा था? स्लाइड में दिख रहा है? स्लाइड नहीं दिख रही है क्या? देखिए यहाँ पर क्या दिखाया, हम कहते हैं कि जो वानर टाइप का एक दिख रहा है ना, पहले एकदम झुका हुआ व्यक्ति, और धीरे धीरे हम उसमें सीधे सीधे हमारा पोस्टर स्टेट हो गया। लेकिन अब क्या हो गया? अब सारा दिन व्यक्ति कंप्यूटर पे ही लगा रहता है, तो फिर धीरे धीरे वैसी ही पोजीशन में वो आता चला जा रहा है। तो ये क्या है? ये एक वो दिया है कि इंटरनेट के एडिक्शन के जो परिणाम है वो इस तरीके से होते हुए चले जा रहे हैं। और फिर फैमिलियल प्रॉब्लम्स हैं, पारिवारिक संबंधों में गिरावट आ रही है, पारिवारिक संबंधों में बिखराव हो रहा है, वैवाहिक संबंधों में समस्याएं आ रही हैं, या दोस्तों या रिश्तेदारों से परस्पर परेशानी हो रही है। इतनी सारी समस्याएं आज इंटरनेट एडिक्शन के कारण होती हुई चली जा रही हैं। इसमें एक छोटा सा एक एडवर्टीजमेंट आजकल आ रहा है, एक उसमें एक कंपनी ने मोबाइल बनाया है, तो उसमें एडवर्टीजमेंट आ रहा है कि व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, वो मोबाइल देख रहा है और देखता है कि उसके पास में चप्पलें चलती हुई चली जा रही हैं। फिर वो थोड़ा आगे बढ़ता है, अपने उसमें जाता है, ड्राइंग रूम में, उसमें डाइनिंग हॉल में जाता है, तो देखता है कि वहाँ पर कप प्लेट जो है वो अपने आप ही, उसमें कप प्लेट जो है वो खाली होती जा रही, नाश्ता कर रहे हैं, कप जो है वो अपने आप ही चाय खत्म हो रही है उसमें से। फिर आगे जाता है, वो देखता है कि ड्राइंग बुक रखी है, उसके ऊपर जो कलर्स हैं वो अपने आप ही पेंटिंग बना रहे हैं। फिर उसमें उसको एक मोबाइल में वो आता है, एक मैसेज आता है कि अब आप कृपया इस मोबाइल को ऑफ कर दें, कुछ देर के लिए इसे स्विच ऑफ कर दें। जैसे उसने मोबाइल को स्विच ऑफ किया तो वो देखता है कि उसके साथ में जो चप्पल जो चल रहे थे, तो साथ में उसकी पत्नी उसके साथ चल रही है। अब आगे बढ़ता है, देखता है कि जहाँ पर वो कप प्लेट आदि जो नाश्ता किया जा रहा था, वो अपने आप खाली में नाश्ता नहीं कर रहे थे, बल्कि उसका परिवार बैठ करके नाश्ता कर रहा है। फिर वो आगे देखता है कि जो ड्राइंग बुक में वो सब अपने आप से ही चित्र बन रहा है, तो देखता है नहीं, वहाँ पर उसकी बेटी बैठ करके ड्राइंग कर रही है। तो कहने का मतलब क्या, एक सकारात्मक एडवर्टीजमेंट बनाई है कि मोबाइल आदि में, इंटरनेट में आप इतना ना खो जाएं कि आपके आसपास क्या हो रहा है आपको ये पता ही ना चले। तो आज व्यक्ति इतना ज़्यादा मोबाइल में खो गया है। बहुत सारे इसमें कई प्रकार के अवेयरनेस के लिए बहुत सारे एडवर्टीजमेंट्स बने हैं, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं इसके लिए। कहने का मतलब ये है कि जहाँ इंटरनेट एक ताकत के तरीके से, एक पावर के तरीके से है, उसमें दूसरी तरफ जो इंटरनेट है वो हमारे लिए एक समस्या भी बनता चला जा रहा है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें उसे अपने जीवन में समस्या नहीं बनने देना है। उसमें हम अपना एनालिसिस करते हुए चलें कि कहीं हम मोबाइल के चक्कर में अपना जो हम होमवर्क आदि हमें स्कूल से मिला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम मोबाइल में इतना घुस गए हैं कि अपना स्कूल का होमवर्क हम पूरा नहीं करते। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो कुछ हमें उसमें हमारे जो ग्रेड हैं वो कम होने लग रहे हैं। पहले हमारे जितने मार्क्स आते थे, जितने बढ़िया नंबर हमें पहले मिलते थे, वो सारे नंबर अब हमारा क्या है, अब हमारा जो हमारी परफॉर्मेंस है वो डाउन होती जा रही है। एक मोबाइल इसमें व्हाट्सएप पे एक मैसेज मैंने बहुत दिनों पहले देखा था, बड़ा सुंदर मैसेज था। उसमें था कि एक बिटिया है, वो अपने भाई को पढ़ाती है, वो खुद भी क्लास में फर्स्ट आती है और अपने भाई को रेगुलरली वो पढ़ाती है, और उसका भाई भी फर्स्ट आता है क्लास में। वो क्लास में फर्स्ट आई तो उसके पिताजी ने उसको एक मोबाइल लेकर के दे दिया। अब क्या हुआ, अब वो मोबाइल में देखने लगी, उसने व्हाट्सएप में अपनी सहेलियों के साथ भी ग्रुप बना लिया। अब वो दिन भर मोबाइल में ही, थोड़े दिनों बाद उसने अपने भाई को भी पढ़ाना छोड़ दिया। अब क्या कर रही है वो,
और वो दिन भर मोबाइल में ही रहती है। कोई घर में उससे बात करता है तो वो नाराज होती है, ठीक से बात नहीं कर रही है, उसकी पढ़ाई में भी उसके उसमें नंबर कम आते हैं। फिर एक दिन क्या होता है, जब फाइनल एग्जाम हुआ तो भाई के तो नंबर आए ही नहीं, क्योंकि अब दीदी उसको नहीं पढ़ाती है, तो भाई भी फेल हो गया, लेकिन वो खुद भी क्या हो गई, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि पढ़ाई नहीं की थी। पर उस बिटिया ने क्या किया, वो बहुत ही सुंदर मैसेज है। अगले दिन उसके पिताजी ने कुछ नहीं कहा, उसको देखा, ठीक है, वो निराश हुए, उदास हुए, कुछ कहा नहीं, तो लेकिन अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन वो मोबाइल लेकर के आई और अपने पिताजी के हाथ में उसने वो मोबाइल सौंप दिया कि उसे ये मोबाइल नहीं चाहिए। और फिर अब वो अपने भाई को लेकर के उसकी उंगली पकड़ करके उसकी किताब लेकर के बैठती है, उसे पढ़ाती है। कहने का मतलब ये है कि जो जागरूक हैं, जो मैंने अभी आपको इतनी सारी चीज़ें बताई कि कहीं आपकी लाइफ में इंटरनेट के चलते ऐसा तो नहीं हो रहा। यदि कुछ ऐसा हो रहा है तो उसके लिए आप सजग हो जाएं। और अभी से जो अभी मैंने बताया कि उस लड़की ने क्या किया, फिर मोबाइल को छोड़ दिया, ठीक है। तो अब इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ें हैं, सोशल मीडिया के कुछ खतरे भी हैं। सोशल मीडिया के जो खतरे हैं उसमें एक चीज़ आती है कि फेसबुक चैटिंग चस्का, है ना। अब चैटिंग जो हम करते हैं, फेसबुक जो हम इस्तेमाल करते हैं, उस फेसबुक में हम क्या करते हैं, हम अपने बहुत तरीके के, व्हाट्सएप में भी करते हैं, इंस्टाग्राम में भी करते हैं, कई प्रकार के हम अपने फ़ोटोज़ डालते हैं, ठीक है। और उन फोटोज़ के साथ क्या होता है, बहुत बार हम बहुत सारी दूसरी चीज़ों के हम शिकार हो जाते हैं। यहाँ क्या बताया गया है कि सोशल मीडिया खातों तक पहुँचने के लिए आप जिन सभी कंप्यूटर मोबाइल का उपयोग करते हैं उन सभी पर चोरी से सुरक्षा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। एक चीज़ के लिए आपको ये सजग होने की आवश्यकता है कि जो भी कुछ फ़ोटोज़ आदि आप फेसबुक पर डालते हैं, आज के समय में इंटरनेट के ऊपर में साइबर क्राइम भी बहुत हो रहा है, साइबर बुली जिसे कहा जाता है, वो भी बहुत हो रही है। आपके फ़ोटोज़ को लोग चोरी कर लेते हैं, आपके फ़ोटोज़ को चोरी करके उसका कुछ ना कुछ, उसमें अगली स्लाइड में मैं उसको बताऊँगी कि उसका मिसयूज़ किस किस तरीके से हो रहा है। तो हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। आपका जो भी जितना भी डेटा है वो सब चोरी हो सकता है। तो इसके लिए अपने मोबाइल का जब आप या इसका कंप्यूटर का जो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा के लिए भी अपने सॉफ्टवेयर जो हैं वो इंस्टॉल करके रखने चाहिए कि आपके जो महत्वपूर्ण डेटाज हैं वो कोई उसमें से चोरी ना कर ले, ठीक। सुनिश्चित करें कि जब आप किसी सार्वजनिक कार्यस्थल या लैपटॉप कंप्यूटर पर हों तो अपना पासवर्ड सहेजने के लिए कभी भी बॉक्स पर क्लिक ना करें। जब भी कभी आप अपना कोई ईमेल अकाउंट कहीं पर बाहर जा कर के, जो साइबर कैफ़े आदि हैं वहाँ पर जा कर के आप अपना अकाउंट खोलते हैं, ईमेल खोलते हैं, तो उसको जब आप खोलते हैं तो उसके बाद में आप इस चीज़ को सुनिश्चित करिए कि आप क्या करेंगे, जो भी आपने अकाउंट खोला है तो जब आप उसको लॉग आउट होते हैं तो उसमें कभी कभी आता है, जब आप पासवर्ड डालते हैं तो उसमें आता है सेव दिस पासवर्ड, तो आप उसको हमेशा नो करिए। क्यों? यदि आपने सेव पासवर्ड कर दिया तो फिर क्या होगा, वो पासवर्ड आपने भले ही अपना लॉग आउट कर दिया है लेकिन आपका पासवर्ड उसके पास में सेव हो गया है। आपके ईमेल अकाउंट को कभी भी खोला जा सकता है, हैक किया जा सकता है। इसी तरीके से अजनबियों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। कोई भी अजनबी, जैसे उसमें कोई भी आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, व्हाट्सएप पर भी भेज देते हैं, फेसबुक पर भी भेज देते हैं, तो आपको तो पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है कौन नहीं है, आप नहीं जानते हैं। तो इसलिए किसी भी अजनबी की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, कोई बड़ी अच्छी सी फोटो देखी किसी की, अरे बड़ा हैंडसम लग रहा है या बड़ी हैंडसम लग रही है, तो भी आप उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि सामने वाला कौन है, सही व्यक्ति है या गलत व्यक्ति है, ये आप नहीं जानते हैं। फिर आपने अपने लॉगिन क्रेडेंशियल को बार बार अपडेट करें। जो आपने जब एक बार आप लॉगिन करते हैं, जो पासवर्ड आपका है, बार बार अपने पासवर्ड को आपको बीच बीच में चेंज करते रहना चाहिए, उसको अपडेट करते रहना चाहिए। आइडियल तो यह है कि 3 महीने में आप उसे अपडेट करें, नहीं तो 6 महीने में अपने उसको आपको अपना पासवर्ड आदि चेंज करते रहना चाहिए, सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। फिर सोशल मीडिया साइटों पर पता, फ़ोन नंबर या अपनी जन्मतिथि जैसी व्यक्तिगत जानकारी देने से बचें। जो सोशल मीडिया की साइटें हैं, बहुत सारी साइट्स में कहीं आप कुछ शॉपिंग करते हैं, कहीं और है कुछ है, तो वहाँ पर आप अपनी मैक्सिमम जानकारी जो दे देते हैं बच्चे, तो वो बिल्कुल ना दें। अपनी अधिक से अधिक जानकारी उसमें शेयर ना करें। इसके अतिरिक्त एक समस्या और भी आती है यहाँ पर बच्चों के साथ में, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि आप इसमें आगे आएगा, मैं यहीं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ आपको कि क्या होता है कि जब हम अपने कुछ फ्रेंड्स बना लेते हैं, वो फ्रेंड्स के साथ हम चैटिंग करना शुरू करते हैं, तो हमारी कुछ समस्याएं जो होती हैं, कहीं हम तनावग्रस्त होते हैं, कहीं हम कुछ प्रॉब्लम महसूस कर रहे होते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने जो बड़े कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं उसको सामने वाले को हमें लगता है कि वो थोड़ी हमें जान रहा है, हमें तो पता नहीं है वो कौन है, जिसको हम कह देते हैं अननोन फ्रेंड्स बन जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, लेकिन हमें पता नहीं है वो कौन है, हम कभी उससे मिले नहीं हैं, पर हम क्या करते हैं, अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे हम शेयर कर देना शुरू करते हैं।
तो इस चीज़ को कभी ना करें। अपनी जो पारिवारिक समस्या है, हमारे मन की कोई जिज्ञासा है, हमारे मन का कोई क्वेश्चन है, उस प्रॉब्लम को कभी भी आप शेयर ना करें। क्यों? जब आप ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं तो आगे चल करके आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी समस्या में फंस सकते हैं, सामने वाला आपका मिसयूज कर सकता है। अपने सोशल मीडिया खातों पर अपनी गोपनीयता सेटिंग्स बदलें ताकि पोस्ट की जाने वाली सभी जानकारी पर आपका नियंत्रण हो। तो आपने जो अभी तक कुछ अपने सॉफ्टवेयर, अपने उसमें कुछ प्रोग्राम्स आदि जो डाउनलोड किए हैं, गेम्स आदि